जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 12 का जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें किताबें तो हमने करीब करीब सारी पढ़ ली। अब हमारा अगला टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन का आपके क्वेश्चन आता है 4 नंबर का करीबन, है ना, 4 या 5 नंबर का। तो पत्रों को कैसे लिखा जाता है और आपके सिलेबस में जो पत्र हैं हम उन्हीं की बातें करेंगे। बाकी सारी बातें नहीं करेंगे क्योंकि ज्ञान इस दुनिया में बहुत सारा है, हमें वही पढ़ना जो अपने एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले पत्रों के प्रकार पूछ ले आपसे सीधे ही। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार है औपचारिक। कैसा पत्र होता है? औपचारिक, जिसे ऑफिशियल लेटर कहते हैं। और एक पत्र है अनौपचारिक। कैसा है? अनौपचारिक। इसे अनऑफिशियल लेटर कहते हैं। कैसा कहते हैं इसे? अनऑफिशियल। अनऑफिशियल, ये तो ऑफिशियल हो गया, ठीक है, और ये अनऑफिशियल हो गया, ठीक है। तो आपके सिलेबस में औपचारिक पत्र है। कौन से? औपचारिक। तब रही बात कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो अनौपचारिक पत्र एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र कैसे पत्र कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र। और एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र कैसे कहलाते हैं? औपचारिक पत्र। तो आपके सिलेबस में है सबसे पहले अर्थशास्त्र के पत्र। कौन सा पत्र? अर्थशास्त्र के पत्र, जिसे इंग्लिश में डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। कौन सा लेटर? डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है। तो ये पत्र कब लिखा जाता है? जब भी कोई सरकारी काम काज करवाना हो, मतलब दो एसडीएम है या दो कार्यालय हैं, उनको आपस में कोई सरकारी काम काज करवाना हो और काम काज में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है लेकिन काम जल्दी करवाना है, तो क्या कौन सा पत्र लिखा जाता है? अर्थशास्त्र के पत्र। यानी व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर सरकारी काम को जल्दी करवाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें अर्थशास्त्र के पत्र कहा जाता है। जैसे मैं बता दूं, एक तो है एसडीएम बावड़ी, अपने है ना एसडीएम बावड़ी, ठीक है। और एक एसडीएम है गोपालगढ़। ये कौन सा एसडीएम है? एक है एसडीएम गोपालगढ़, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। एक तो बावड़ी का एसडीएम हो गया, एक गोपालगढ़। अब बावड़ी वाले एसडीएम को कोई काम है गोपालगढ़ में करवाना है, सरकारी काम है, लेकिन उसने 4-5 बार लेटर लिख दिया, काम हो नहीं रहा है। तो उसे पता चलता है कि यार ये तो मेरा कॉलेज में मेरा क्लासमेट रहा है, मतलब मैं इसे जानता हूँ या मेरे मिलने वाला है ये। तो वो क्या करेगा, अब वो पत्र नहीं लिखेगा जो दूसरे पत्र लिख रहा है, अब वो इसे अर्थशास्त्र के पत्र लिखेगा। अर्थशास्त्र के क्यों लिखेगा? क्योंकि इसे पता चल गया ये तो मेरा दोस्त है, मेरे मिलने वाला है, यानी व्यक्तिगत संबंध है भाई। अप्रोच है ना, कई कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा अप्रोच, है ना, जान पहचान से काम हो जाता है। तो जान पहचान है। तो अब ये एसडीएम मतलब ऐसे पत्र लिखेगा। कैसा? अर्थशास्त्र के पत्र, यानी व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर अब ये काम करवा लेगा। तो सीधा क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र के पत्र किसे कहते हैं? तो क्या लिखोगे? व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर सरकारी काम। संबंध कैसे है? व्यक्तिगत। काम कैसा है? सरकारी काम। व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर सरकारी कार्यों को जल्दी करवाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे कौन सा पत्र कहते हैं? अर्थशास्त्र के पत्र, ठीक है साथियों, ये ध्यान में रखना। जैसे एसडीएम बावड़ी वाला है, ये एसडीएम भोपाल में। आपका क्वेश्चन सीधा कैसे आएगा कि स्वयं को उपखंड अधिकारी भोपालगढ़ मानते हुए उपखंड अधिकारी बावड़ी को साफ सफाई या फिर कोई दूसरा काम, राजस्व से संबंधित काम जल्दी करवाने के लिए एक पत्र लिखिए। जल्दी वाला नहीं आएगा, ऐसा आएगा एक अर्थशास्त्र के पत्र लिखिए। तो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ये पत्र लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम इस पत्र की बात करेंगे। इस पत्र में सबसे ऊपर ध्यान में रखना, प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम और पता आता है। क्या आता है? प्रेषक यानी सेंडर। प्रेषक किसे कहते हैं? सेंडर को कहते हैं, ठीक है। यानी भेजने वाले का नाम और पता आता है यहाँ। जैसे अजय कुमार है कोई, ग्राम रामपुर, जिला जयपुर, दिनांक 9 जनवरी 2026, ठीक है। ये तो भेजने वाले का पता आ गया। यहाँ जो लेटर लिख के भेजेगा आगे उसका पता आएगा। और नीचे यहाँ पर जिसको लेटर लिखा जा रहा है, जैसे ये पत्र किसे लिख रहा है? प्रियसी। पहले संबोधन लिखेगा क्योंकि इसके जानने वाला है तो संबोधन तो लिखेगा। बाकी सरकारी पत्रों में संबोधन नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो रमेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर को ये पत्र लिख रहा है, मतलब ये इसे लिख रहा है। अब मान लो यही पत्र आपके एग्जाम में आ जाए, क्या है कि स्वयं को रामपुर का अजय कुमार मानते हुए रमेश कुमार है जो जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी, उन्हें एक अर्थशास्त्र के पत्र लिखना है, ठीक है। तो मान लो सेम यही तो मैंने क्वेश्चन बोला, वापस सुनो। स्वयं को अजय कुमार, ग्राम रामपुर, जिला जयपुर का एक अधिकारी मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर में जो रमेश कुमार जी, उन्हें एक अर्थशास्त्र के पत्र लिखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे ऊपर तो प्रेषक यानी जो भेजने वाला वो अपना नाम, पता और एड्रेस लिखेगा। और किसी को भेज रहा है? प्रिय श्री रमेश कुमार जी, जिला शिक्षा अधिकारी, ये उनका नाम वगैरह लिख दिया, ठीक है। अब आगे वो लिखेगा, प्रिय महोदय, सप्रेम नमस्कार, आशा है कि आप कुशल पूर्वक होंगे, मैं भी यहाँ सकुशल हूँ। सबसे पहले तो अपने हालचाल बताइएगा और आप उम्मीद करेगा कि आप भी कुशल होंगे, ठीक है। ये पत्र में आपको हमारे क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में शिक्षण सुविधाओं की स्थिति की जानकारी देने हेतु लिख रहा हूँ। शिक्षण
मतलब जो स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है ना, उनकी स्थिति बता रहा है। ठीक है, वर्तमान में अब क्या कह रहा है, वर्तमान में कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं की अपर्याप्त व्यवस्था है तथा डिजिटल शिक्षा के साधनों का अभाव देखा जा रहा है। इसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित या प्रभावित हो रही है। यदि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए तो शिक्षा स्तर में उल्लेखनीय सुधार संभव है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें। इससे विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा मिलेगी। ठीक है, ये पत्र लिख दिया। लास्ट में क्या करेगा कि सादर, जैसे हम आप लेते हो ना, आपका आगे सादर भवदीय अजय कुमार। ठीक है, नाम हमेशा कोष्टक में आता है, यहाँ पर पद नाम का प्रयोग नहीं होगा। अजय कुमार नाम आ गया और भवदीय हो सका तो अपना साइन करे तो करें, नहीं तो वही इतना जरूरी नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये हो गए अर्थशास्त्र के पत्र। एक बार और देख लो। व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर सरकारी कार्य को जल्दी करवाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अर्थशास्त्र के पत्र कहते हैं। सबसे ऊपर भेजने वाले का नाम, मतलब एड्रेस और नाम आएगा, बाद में किसको भेज रहा है फिर उसका नाम आ गया, फिर ये महोदय फिर वो काम आ गया, और लास्ट में पद के नाम का जिक्र नहीं करना, भविष्य करके सीधा आप लिख दो। तो ये हो गया आपका अर्थशास्त्र के पत्र। फिर आपके सिलेबस में एक निविदा है। क्या है? निविदा। निविदा आपके सिलेबस में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंडर। क्या कहते हैं? अगला अपने सिलेबस में है निविदा। निविदा को इंग्लिश में टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडर। और अपने मारवाड़ी में सीधा बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। ये क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। निविदा में यानी कोई भी सरकारी, पहला तो कोई भी सरकारी या गैर सरकारी यानी प्राइवेट, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान होता है, उसको अपना कोई काम करवाना होता है। जैसे कुछ उसे खरीदना है, किसी संस्थान को मान लो 100 टेबलें खरीदनी है, तो अब वो 100 टेबलें खरीदनी है ऐसे तो सीधा करेगा नहीं, तो उसके लिए क्या है, उसको टेंडर निकालना पड़ेगा। टेंडर निकालेगा, इससे क्या होगा, जो इच्छुक लोग होंगे वो आके बोली लगाएंगे या फिर जो निविदा भर देंगे, जो कम पैसों में ये काम करेगा उसको ये काम दे दिया जाएगा, यानी उसको ये ठेका दे दिया जाएगा कुल मिला के। ठीक है, 100 टेबलें बनाने का क्या दे दिया जाएगा? ठेका दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगला निविदा कब काम आती है? जब भी कोई मान लो पुराना सामान पड़ा, जैसे स्कूल है अपनी, स्कूल में 50 कंप्यूटर पड़े हैं खराब हुए, अब इनको बेचना है, ऐसे बेचे तो ये भंगार के भाव जाए, तो इससे अच्छा क्या है, इसकी बोली लगा दो, निविदा निकाल दो। निविदा में क्या, जो इसको लेने का इच्छुक होगा वो जो ज्यादा बोली लगाएगा तो उसको दे देंगे। तो निविदा में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज जब खरीदनी हो, कोई भी चीज क्या करनी हो, जब खरीदनी हो तब तो जो मतलब सस्ते में बना के देगा, किसमें? सस्ते में बना के देगा, उसे खरीद लेंगे। और जब बेचनी हो, जो अधिक बोली लगाएगा, बेचने में क्या है, जो अधिक बोली लगाएगा उसको बेच देंगे। ठीक है, ये होती है निविदा। और निविदा का एक फिक्स फॉर्मेट होता है। ठीक है, जैसे आपके एक क्वेश्चन आया था कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ा का प्राचार्य मानते हुए एनसीसी कैडेट हेतु अल्पाहार की व्यवस्था करनी है, मतलब खाने की व्यवस्था के लिए एक निविदा निकालनी थी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर जिला जयपुर का प्राचार्य मानते हुए स्कूल में कक्षा कक्ष के फर्नीचर हेतु एक निविदा निकाली या एक निविदा लिखी, तो आपको ये लिखनी है सेम निविदा जो हम पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन आएगा? स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर जिला जयपुर का प्राचार्य मानते हुए कक्षा कक्ष में फर्नीचरों की व्यवस्था हेतु या आपूर्ति हेतु एक निविदा निकाली। तो ये निविदा कैसे निकाली जाएगी इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो निविदा लिखो तब सबसे पहले हमेशा मैंने एक चीज बताई है, कोई भी लेटर लिखो तो सबसे ऊपर राजस्थान सरकार आपको जरूर लिखना है, क्योंकि हम राजस्थान सरकार के अंडर में आते हैं ना, तो राजस्थान सरकार लिखना है। फिर वो क्रमांक वगैरह देने हैं। ठीक है, क्रमांक देने हैं, फिर दिनांक लिखनी है, ये मैंने क्लास में बात कर रखी है सारी। ठीक है, तो ये तो आपको देना, फिर बीच में क्या लिखनी है? निविदा लिखनी है। क्या लिखनी है? निविदा, जो इसमें लिख रखी है। ठीक है, तो सबसे ऊपर इसमें ये चीजें नहीं लिख रखी है, ये आपको लिख देनी है याद से। ठीक है साथियों, तो अब हम शुरू कर रहे हैं निविदा। निविदा जैसे क्वेश्चन जो मैंने बोला उसके आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर जिला जयपुर में कक्षा कक्ष की फर्नीचर आपूर्ति हेतु इच्छुक पंजीकृत ठेकेदार फर्मों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है कि वे ठेकेदार हेतु ये निविदा निकाल दी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से दिनांक 15 जनवरी 2026 से 22 जनवरी 2026 तक कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। अब कह रहे हैं निविदा जिसको प्राप्त करनी है 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक कार्यालय टाइम, यानी जो ऑफिस टाइम है उस टाइम आके आप ये फॉर्म ले लो, फॉर्म लेके जमा करवा दो। ठीक है, भरी हुई निविदाएं 25 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में जमा करानी होगी। कह रहे हैं अब आपको टेंडर लेना है तो आपको फॉर्म भर के कार्यालय में 25 जनवरी तक अब जमा करवाना है। ठीक है, और निविदाएं उसी दिन यानी 25 जनवरी को निविदा 3 बजे निविदा कर्ताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी। जिस जिसने निविदा का फॉर्म भरा है, निविदा यानी एक फॉर्म होता है, फॉर्म भरना होता है, तो मैं इतनी बोली लगा रहा हूँ, इतने दिन में काम कर दूंगा, है ना, वादा। निविदा को क्या कहते हैं? लिखित वादा। लिखित वादा। ठीक है,
तो आपकी उपस्थिति में खोली जाएगी। निविदा से संबंधित समस्त शर्तें निविदा प्रपत्र में उल्लिखित संस्था को किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का क्या होगा, अधिकार होगा। ठीक है, वो चाहे तो वो निविदा जिसको, वैसे तो नहीं, मतलब वो चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, ये किसके अधिकार में आएगा, प्राचार्य के। ठीक है, नीचे लिख देना है प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर, चाहो तो साइन कर दो अपने, और ये होगी निविदा। कुल मिला के निविदा में क्या है, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी काम करवाने हो ना, तो काम के लिए ये चीजें निकाली जाती है। सबसे ऊपर आपको राजस्थान सरकार जरूर लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी पत्र आ जाए राजस्थान सरकार लिखना है, इधर क्या लिखना है, क्रमांक। क्रमांक पेपर में छपा है तो ठीक, नहीं तो 01 कर दो। और इधर आपको क्या लिखनी है, दिनांक। दिनांक में हमेशा मैंने बताया महीना शब्दों में लिखना है। जैसे आज 18 जनवरी है तो 18 जनवरी, जनवरी ऐसे शब्दों में लिखनी, फिर 2026 आप ऐसे लिख दो, चलेगा। फिर आपको निविदा शुरू करनी है और जो पेपर में आए उसके हिसाब से आपको लिखनी है। ठीक है, और मैंने एक चीज और बताई है, निविदा को आप एक डायग्राम बना के भी लिख सकते हो। जैसे डायग्राम हो गया ये, मान लो 4 काम करवाने हैं, तो जैसे यहाँ तो क्रम संख्या डाल दो, क्रम संख्या। ठीक है, फिर यहाँ कार्य का विवरण, कार्य का विवरण यानी कैसा काम करवाना है, ये हमने क्लास में बात करी। ठीक है, और यहाँ लिख दो समय सीमा, यानी समय सीमा यानी कितने दिन में काम करवाना है। इसका मतलब यही है कि भाई एक काम है, आपको 100 टेबलें खरीदनी है। क्या खरीदनी है, 100 टेबल खरीदनी है। 100 टेबल लिख दी, समय सीमा यानी 15 दिन में ये चीजें खरीदनी है। और एक राशि लिख दो, अनुमानित राशि। अनुमानित राशि पता चल जाएगा कि भाई इतनी राशि में यह काम करवाना है। जैसे मान लो 1 लाख रुपए लिख दो। जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से करना है। हमने क्लास में अच्छे से 4-5 बार इसकी बात कर रखी, या तो मैं शॉर्ट नोट्स है ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। निविदा के बाद आपके आती है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति कब निकाली जाती है, मान लो कोई भी ऑफिस है, उनको किसी कर्मचारी की जरूरत है या फिर उनको कुछ सूचना देनी है, तब विज्ञप्ति निकाली जाती है। सेम फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको ऊपर क्या लिखना है, राजस्थान सरकार, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, ये अनिवार्य रूप से सबको लिखना है। ठीक है, फिर इधर आपको क्या लिखना है, क्रमांक। क्या लिखना है, क्रमांक। ठीक, क्रमांक पेपर में आए तो ठीक, नहीं तो मन से लिख देना। इधर आपको दिनांक लिखनी है। क्या लिखनी है, दिनांक। ठीक है, महीना हमेशा शब्दों में आएगा। फिर बीच में विज्ञप्ति लिखनी है, और विज्ञप्ति में जो पेपर में आपका आए वो लिखना है। जैसे यहाँ पर खेलकूद की प्रतियोगिता करानी है, इसके लिए इनको विज्ञप्ति निकालनी है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वैसे आपको और लिख देना है। ठीक है, उम्मीद है आपको आप ये चीजें समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब विज्ञप्ति निकाल रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर जिला अजमेर द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 20 जनवरी 2026 को विद्यालय परिसर में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। इच्छुक विद्यार्थी दिनांक 18 जनवरी 2026 तक अपना नाम खेल प्रभारी के पास दर्ज कराएं। प्रतियोगिता का शुभारंभ 10 बजे होगा। आगे देखो, सभी विद्यार्थी समय पर उपस्थित होने एवं खेल के अनुशासन का पालन करने की, मतलब सभी विद्यार्थियों से समय पर उपस्थित होने एवं खेल अनुशासन का पालन करने की अपील की जाती है। दिनांक 9 जनवरी 2020, प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर। नीचे उनका आगे प्राचार्य जो मतलब विज्ञप्ति निकालता है। विज्ञप्ति होगी, निविदा होगी, हमेशा कार्यालय का मुख्य अधिकारी निकालता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ, कोई भी आ जाए तो आपको सबसे ऊपर राजस्थान सरकार लिखना है। क्या लिखना है, राजस्थान सरकार लिखना। चाहे निविदा आ जाए, चाहे विज्ञप्ति आ जाए, ज्ञापन आ जाए, जो भी है, इधर आपको क्या डालना है, क्रमांक डालना है, इधर आपको दिनांक डालनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है अनिवार्य रूप से। इनमें से अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की उम्मीद रहती है। ठीक है साथियों, निविदा होगी, विज्ञप्ति होगी, अर्थशास्त्र के पत्र होगा। अब है ज्ञापन। ज्ञापन तो आपने खूब दिए होंगे। ज्ञापन यानी किसी अधिकारी को कुछ एक एप्लीकेशन देना। जैसे क्वेश्चन आएगा, सोन को रामनगर का निवासी मानते हुए, या कोई भी आ जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन वाले लैंग्वेज इसमें डालनी है आपको। ये आपको अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना है। पेपर में लैंग्वेज आपको पर्सन वाले डालनी है, जो पर्सन में लिख रखी है। ठीक है, तो ज्ञापन। ज्ञापन कैसे, एप्लीकेशन के जैसे। ठीक है, सेवा में जिला कलेक्टर महोदय अजमेर, विषय क्या है, ग्राम रामनगर में पेयजल की समस्याओं के समाधान है तो लिखना है। ठीक है, महोदय क्या है, देखो लैंग्वेज देखो आप, सविनय निवेदन है कि हमारे ग्राम रामनगर में पिछले कुछ महीनों से पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। हेडपंप और नलकूप सूख चुके हैं तथा जलापूर्ति अनियमित हो गई है। इससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए दूर दराज जाना पड़ रहा है। जल की कमी के कारण बच्चों, महिलाओं, वृद्धों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार दूषित जल के उपयोग से बीमारियां फैलने का भी क्या बना रहता है, खतरा बना रहता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि ग्राम में टैंकर द्वारा नियमित जल आपूर्ति, नए नलकूपों की खुदाई,
पाइपलाइनों की व्यवस्था कराने की कृपा करें ताकि ग्रामीणों को इस समस्याओं से राहत मिल सके। धन्यवाद नीचे लिखना है, ठीक है। धन्यवाद बोईदे अजय कुमार, ग्रामवासी रामनगर, ठीक है। एक दो साइन कर देंगे और ये ज्ञापन दे देंगे। आपने कई बार पढ़ा ना, उन्होंने उसको ज्ञापन दिया है, ये वही ज्ञापन है। कुल मिलाकर क्वेश्चन क्या आएगा, स्वयं को रामनगर का अजय कुमार मानते हुए अपने जिला कलेक्टर महोदय को पेयजल की समस्या के समाधान हेतु एक ज्ञापन लिखें। क्वेश्चन सुनो वापस, स्वयं को अजय कुमार ग्राम रामनगर का निवासी आवासी मानते हुए जिला कलेक्टर अजमेर को पेयजल की समस्या के समाधान हेतु एक ज्ञापन लिखे, ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक है साथियों। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका आंसर आपको ये करना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके अधिसूचना, क्या था अधिसूचना। अधिसूचना कब जारी की जाती है ये तो आपको पता है। जैसे अभी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है तो राज्यपाल ने अधिसूचना जारी करी सभी विधायकों को कि इतनी डेट से इतनी तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। कुल मिलाकर नोटिफिकेशन मतलब उनको पता चल जाएगी आपको इस दिन को आना है, वैसी अधिसूचना है, ठीक है। अधिसूचना में सीधा ऊपर अधिसूचना लिखना है। जो सरकार है वो तो चीजें आपको ध्यान में रखना ही है। राजस्थान सरकार है तो ऊपर राजस्थान सरकार आपको लिख देना है, ठीक है। राजस्थान सरकार हो गया, और ये क्रमांक वगैरह आप डाल देना, इससे थोड़ा क्या है फर्क पड़ता है। क्रमांक हो गया, इधर क्या होगी दिनांक हो गई। मैंने क्यों नहीं डाली, क्योंकि मैंने सोचा मैं यहाँ पे बता दूंगा इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली, ठीक है। अधिसूचना, अधिसूचना को इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या अधिसूचना जारी की जा रही है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर जिला अजमेर ये अधिसूचना जारी कर रहा है कि समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वार्षिक परीक्षा 2026 का आयोजन दिनांक 5 मार्च 2026 से 20 मार्च 2026 तक किया जाएगा। परीक्षा का समय 8:30 बजे से 11:45 बजे तक रहेगा। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र विद्यालय कार्यालय से दिनांक 25 फरवरी 2026 से प्राप्त किए जा सकते हैं। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि परीक्षा संबंधी नियमों का पालन करें एवं समय पर अपनी तैयारी पूर्ण करें। दिनांक लगा दी नीचे जब इन्होंने अधिसूचना निकाली, प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर। अब मान लो कि यही अगर आपके क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आएगा, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर का प्राचार्य मानते हुए विद्यार्थियों को परीक्षा सूचना देने हेतु एक अधिसूचना निकालिए। तब आपको ये सेम टू सेम उतार देनी है, टिप देनी है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आएगा आपको वैसा कर देना है, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं आगे जो आपका कौन सा टॉपिक है, ये है कहानी का नाट्य रूपांतरण। ये बाद में देखेंगे, इससे पहले कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात हम करेंगे। एक आपके सिलेबस में भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय क्या है, भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय। भाषा क्या है, व्याकरण क्या है और लिपि क्या है, उसका परिचय का एक प्रश्न आता है। तो सबसे पहले भाषा का परिचय। भाषा क्या है, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। किससे, भाष धातु से, ये आपको पता रखना है। और भाषा के बारे में वैसे आपको पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। भाषा वे साधन है, भाषा क्या है, साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाता है। अगर भाषा ना होती तो आप अपने विचार दूसरों तक कैसे पहुंचा पाते, अपनी भावनाएं दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, अपनी अनुभूति दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। इसलिए भाषा क्या है, साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा के बिना समाज और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। भाषा के कितने रूप है, भाषा के दो रूप है, पहला है मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और भारत की प्रमुख संपर्क भाषा भी कौन सी है, हिंदी। और हिंदी हमारी कैसी भाषा है, राजभाषा भी है। कैसी है, राजभाषा, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है साथियों। ये हो गया भाषा का परिचय। भाषा क्या है, साधन है। फिर व्याकरण, व्याकरण क्या है, व्याकरण के बारे में देखेंगे। व्याकरण भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने का शास्त्र है। व्याकरण क्या है, भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने का क्या है, शास्त्र है। अगर व्याकरण नहीं होता तो ये आप कोई वर्ड कैसे लिखते, जैसे कोई नाम है, जैसे आप राम ऐसे लिख देते, ये राम हलन, तो ये गलत है। ये राम, इसमें ये आएगा, क्या आएगा, तो ये क्या बनेगा, राम। जैसे मैंने कहा सज्जन, जैसे आप सज्जन ऐसे लिख देते, ये गलत है, ये सही सज्जन है। ये चीजें हमें कौन सिखाता है, ये चीजें हमें व्याकरण सिखाता है। कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है, ठीक है। जैसे किसने बोला आंख लिखो, तो आपने लिख दी आंख, ये गलत है, आंख, तो ये आंख ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। किसी ने कहा चांद, इसने ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं, ऐसे लिखना है। ये सब चीजें हमें कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है। तो व्याकरण भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने का क्या है, शास्त्र है। ये हमें शब्दों के सही प्रयोग, वाक्य रचना
और उच्चारण की शुद्धता सिखाता है। ठीक है, क्या सिखाता है? शब्दों का सही प्रयोग सिखाता है, वाक्य रचना सिखाता है और उच्चारण की शुद्धता सिखाता है। और व्याकरण के मुख्य अंग क्या है? व्याकरण के मुख्य अंग ये है, पहला है वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, ये व्याकरण के अंग है, इनसे ही व्याकरण आगे बढ़ती है। ठीक है, व्याकरण के ज्ञान से भाषा में त्रुटियां कम होती है। हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो भाषा में क्या होगी? त्रुटियां यानी गलतियां कम होगी और अभिव्यक्ति सुस्पष्ट होती है। मतलब व्याकरण से हमारी क्या होती है? अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है, सुस्पष्ट होती है। ठीक है साथियों, तो व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है कोई भी भाषा सीखने के लिए। तो अब आप आगे देखो, एक क्वेश्चन और आता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। ये आपको ध्यान में रखना है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। फिर है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछ ले। भाषा की सबसे छोटी सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ निकले, वो कौन सी है? शब्द है। फिर एक क्वेश्चन आता है, भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई पूछ ले, तो वाक्य है। देखो, चार तरह के क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई वाक्य। और वाक्यों से मिलकर क्या बनती है? भाषा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। फिर वो आपको क्या ध्यान में रखना है? वर्णमाला का ज्ञान मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना, हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं, 33 क्या है? व्यंजन है। 11 स्वर, 33 व्यंजन। कुल वर्ण पूछ ले हिंदी में तो 44 है। ठीक है, संयुक्त अक्षर पूछ ले तो कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 है। अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रेय। ठीक है, और उष्म वर्ण पूछ ले आपसे, उष्म वर्ण हिंदी में कितने हैं? उष्म वर्ण हिंदी में 4 है, स, स, ह। अंतस्थ वर्ण पूछ ले, ये भी 4 है, य, र, ल, व। अर्ध स्वर पूछ ले हिंदी में तो ये भी कितने हैं? 2 है, ये और व। और आपसे पूछ ले हिंदी में उत्क्षिप्त वर्ण कितने हैं? तो 2 है। उत्क्षिप्त वर्ण कितने हैं? 2, ड और ढ, ड और ढ, ढ और ढ। ठीक है, ये उत्क्षिप्त वर्ण है। अगर आपसे और कुछ पूछ ले तो मेरे हिसाब से, बाकी तो आपको आता ही होगा, और तो यही बताऊं। अब हम लिपि का परिचय देखते हैं। शॉर्ट में दी चीजें होगी। ठीक है, बाकी हमने क्लास में सारी चीजें पढ़ रखी हैं, ध्यान रहे, हमने क्लास में सारी चीजें अच्छे से विस्तार से पढ़ रखी हैं। लिपि का परिचय। लिपि भाषा को लिखित रूप देने का माध्यम है। किसी भी भाषा को लिखित रूप देना ही क्या है? लिपि है। यानी किसी भाषा को लिखित रूप देना क्या है? लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अभी अर्धवार्षिक में आपका क्वेश्चन आया था, हिंदी भाषा की लिपि है डॉट 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 डॉट, तो आपने वहां पर क्या लिखा? देवनागरी। ठीक है ना? देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या है? अलग अलग वर्ण है, जिससे उच्चारण और लेखन में स्पष्टता रहती है। ये वैज्ञानिक और सरल लिपि मानी जाती है। अतः भाषा, व्याकरण और लिपि एक दूसरे के क्या है? पूरक है। भाषा अभिव्यक्ति का क्या है? साधन है। व्याकरण उसे शुद्धता प्रदान करता है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, व्याकरण उसे शुद्धता प्रदान करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और लिपि उसे स्थायित्व देती है। व्याकरण तो उसे शुद्ध करता है और लिपि यानी लिखना, लिखी हुई चीज स्थायी हो जाती है। यानी लिपि उसे उसे स्थायित्व देती है। तीनों के समन्वय से ही प्रभावी संप्रेषण यानी प्रभावी बातचीत संभव हो पाती है। तो ये हमने देख लिया भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। और इनसे भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आएंगे भाषा, व्याकरण और लिपि के परिचय से। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगला टॉपिक आपके हैं शब्द शक्ति। कौन सा टॉपिक है? शब्द शक्ति। कौन सा है? शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति के प्रकार कितने हैं, कोई बता सकता है? बताओ, कमेंट करो आप। शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं? 3। शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं? 3। पता है सबको? शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। पहली शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी? लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरी शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति। तो आपसे ऊपर से पूछा जाएगा, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा। शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? 3 होता है। फिर आता है शब्द शक्ति कहते किसे हैं? कि शब्द शक्ति वे क्षमता या व्यापार है। शब्द शक्ति वे क्षमता या व्यापार है जिनसे किसी शब्द के अर्थ का बोध होता है। यानी जिनसे किसी शब्द के अर्थ का बोध होता है। कोई शब्द है, उसके अर्थ का बोध होता है, वही शब्द शक्ति है। मैं ये परिभाषा आप याद मत करना, ये आपके काम कम आएगी, मैं लिख देता हूँ। वे क्षमता, शब्द शक्ति क्या है? वे क्षमता, वे क्षमता या व्यापार। शब्द शक्ति वे क्षमता या व्यापार है जिससे किसी जिससे किसी जिससे किसी शब्द के अर्थ का बोध होता है। शब्द के अर्थ का क्या होता है? बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। वह क्षमता या व्यापार है जिससे कि शब्द के अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर शब्द शक्ति के भेद पूछ ले आपसे, तो शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, पहला शब्द शक्ति का भेद है अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। ठीक है, अभिधा में क्या होता है? किसी भी शब्द का सीधा अर्थ होता है। मतलब कोई भी बातचीत हम कर रहे हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, मैंने कहा वह, आप समझ गए, मैंने कहा राम, आप समझ गए, मतलब जो सीधी समझ में आ जाए, यानी कोई सीधा प्रचलित अर्थ हो, मुख्य अर्थ हो। मैंने कहा गाय 4 किलो दूध देती है, आप समझ गए, मतलब आपके सीधा समझ में आ रहा है, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। वहां शब्द शक्ति कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति। और जहां पर मुख्य अर्थ को त्याग कर, यानी मुख्य अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ लिया जाता है, यानी मुख्य अर्थ को छोड़कर जहां दूसरा अर्थ लिया जाता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति। मैंने कहा राम तो निरी गाय है, क्या राम निरी गाय है? मैंने कहा राम ऊंट हो गया, मतलब राम ऊंट थोड़ी हो सकता है, मुख्य अर्थ को छोड़ना, ऊंट होने, राम बड़ा हो गया। आराम निरी गाय, यानी आराम भोला है, मतलब मुख्य अर्थ को जहाँ छोड़ा जाता है, मुख्य अर्थ को छोड़ने वाली कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? लक्षणा। जिसका सीधा सादा अर्थ निकले, प्रचलित अर्थ निकले, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। कौन सी? अभिधा। और व्यंजना में क्या होता है? व्यंजना में एक चीज देखो, लक्षणा में ध्यान रखना, जहाँ भी मुहावरे और लोकोक्ति मिल जाए, क्या मिल जाए? जहाँ मुहावरे और लोकोक्ति मिल जाए, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा। ठीक है, और व्यंजना में क्या? जहाँ ना तो अर्थ अभिधा से निकले, ना अर्थ व्यंजना से निकले, नहीं, जहाँ अर्थ अभिधा से निकले और ना ही अर्थ किसे निकले? लक्षणा से निकले, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मतलब छिपे हुए अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना। अब पूछ लें, छिपे हुए अर्थ को छिपे हुए अर्थ को निकालने वाली, छिपे हुए अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो वापस एक बार देखते हैं, शब्द शक्ति के भेद कितने हैं? आपसे पूछ ले, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। शब्द शक्ति के भेद कितने पूछ ले, तो 3 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 भेद हैं? आप देखो, एक तो अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा लक्षण शब्द शक्ति, तीसरा व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें तो सीधा मुख्य अर्थ है, मुख्य अर्थ निकलता है। अभिधा से निकलने वाले अर्थ को क्या कहते हैं? मुख्य अर्थ। लक्षणा से निकलने वाले अर्थ को क्या कहते हैं? लक्ष्यार्थ। क्या कहते हैं? लक्ष्यार्थ। व्यंजना से निकलने वाले अर्थ को क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ। क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ, ये वे है आधा। ठीक है, व्यंग्यार्थ। अभिधा से निकलने वाला अर्थ को मुख्य अर्थ है, जो जिससे मुख्य अर्थ से चीजें समझ में आ जाए, वहां अभिधा शब्द शक्ति। जहाँ लक्ष्य अर्थ, यानी थोड़ा सा मुख्य अर्थ को छोड़ना पड़ता है, और लक्ष्य वाला किसको लक्ष्य करके कह रहा है, वहां शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ। और जहां पर अभिधा और लक्षणा दोनों से काम नहीं चले, यानी छिपा हुआ अर्थ निकालना हो, वहां पर कौन सी होती है? व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति। जैसे मैंने कहा, तीनों बता रहा हूं मैं, तीनों शब्द शक्ति में यहाँ लिख देता हूँ। पहला होगी अभिधा, कौन सी? अभिधा। दूसरी होगी लक्षणा, ठीक है, लक्षणा। और तीसरी होगी व्यंजना, कौन सी होगी? व्यंजना। अभिधा में क्या होता है? सीधा अर्थ निकलता है। जैसे मैंने कहा गाय, गाय 4 किलो दूध देती है, गाय 4 किलो दूध देती है। अब इसमें क्या दिक्कत है? सीधा समझ में आ रहा है, गाय 4 किलो दूध देती है, तो समझ सकती। अभिधा मैंने कहा राम तो निरी गाय है, राम तो गाय है, राम तो गाय है, मतलब राम गाय नहीं हो सकता, तो इसका अलग अर्थ निकल रहा है कि राम भोला है। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया व्यंजना में संध्या होगी। मैंने कहा संध्या होगी, वैसे तो सीधा अर्थ निकल रहा है संध्या होगी मतलब शाम होगी, लेकिन अलग अलग संदर्भ में इसका अलग अर्थ निकल रहा है। पुजारी है, वो सोच रहा है मंदिर जाने का टाइम हो गया। मजदूर है, वो सोच रहा है मुझे घर जाने का टाइम हो गया। कर्मचारी है, वो सोच रहा है ऑफिस का टाइम हो गया। और दुकानदार सोच रहा है दुकान बंद करने का टाइम हो गया। मतलब दोनों से जहाँ अर्थ नहीं निकले अभिधा और लक्षणा में, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति काम आती है? वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति काम आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसे निकलने वाला अर्थ मुख्य अर्थ, इसे निकलने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ, इसे निकलने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक सीधा क्वेश्चन आता है, कौन सी शब्द शक्ति में मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग होता है? तो वह होती है लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी होती है? लक्षणा शब्द शक्ति। अब देखो लैंग्वेज, ये देख लेते हम एक बार। शब्द शक्ति के 3 भेद है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति से सीधा और सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। सीधा और सामान्य अर्थ जहां भी मिले, वहां शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, जैसे गाय 4 किलो दूध देती है, सीधा अर्थ है अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है? मुख्य अर्थ बाधित होता है। जैसे मैंने कहा राम गाय है, राम गाय नहीं, राम सीधा है। मैंने कहा राम तो ऊंट हो गया, राम ऊंट नहीं हुआ, राम ऊंट जैसा लंबा हो गया। ठीक है, तो मुख्य अर्थ क्या हो रहा है? बाधित, यानी दूसरा अर्थ लिया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति। जहां पर ना तो अभिधा से
अर्थ निकले ना लक्षणा से अर्थ निकले, यानी छिपे हुए अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द शक्ति हो, वहां पर कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति। मैंने कहा संध्या हो गई, क्या कहा, संध्या हो गई। संध्या होने का अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग निकलता है, ठीक है। तो मैंने कहा गंगा में गाँव है, मैंने क्या कहा, गंगा में गाँव है, क्या गंगा में गाँव हो सकता है, गंगा में नहीं, गंगा के किनारे गाँव है, ठीक है ना। मैंने कहा मुर्गे ने बांग दी, ठीक है। ये सारे व्यंग्य है, खूब सारे एग्जाम्पल है, ये शायद आपको सर ने क्लास में पढ़ाया होगा, या हम शॉर्ट में बात करें तो आपको ध्यान में रखना। समझ शक्ति के ज्ञान से भाषा अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनती है। अगर समझ शक्ति का ज्ञान है तो भाषा अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनती है, ठीक है। फिर आपके अगला टॉपिक है अलंकार। कौन सा है, अलंकार। अब बताओ अलंकार किसे कहते हैं, इजी टॉपिक है ये तो सबको आना चाहिए। अलंकार किसे कहते हैं, बताओ बताओ, मन में सोचो आप एक बार। देखो अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार भाषा में वही काम करते हैं, जैसे एक नारी होती है, स्त्री होती है, एक आप उसे बिना आभूषणों में वो दिखती है और एक आभूषणों में दिखती है। ज्यादा सुंदर किसमें दिखती है, आभूषणों में। वैसे ही भाषा, अलंकार, भाषा में जब अलंकार डाल दिए जाए तो भाषा और ज्यादा सुंदर हो जाती है, ठीक है ना। कुल मिला के काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार, ठीक है। अब देखो अलंकार किसे कहते हैं, सीधा क्वेश्चन आया तो आंसर क्या लिखना, काव्य में भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने वाले सभी साधनों को अलंकार कहते हैं। काव्य में भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अलंकार काव्य यानी कविता में सौंदर्य यानी सुंदरता और चमत्कार उत्पन्न करते हैं, ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना। फिर अगला क्वेश्चन आता है अलंकार के प्रकार कितने हैं, तो अलंकार के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, 3 प्रकार। पहला अलंकार शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभय अलंकार। यह आपको अलंकार का ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि शब्द अलंकार कहाँ होता है, जहाँ चमत्कार शब्द से प्रकट हो, जहाँ चमत्कार शब्द से प्रकट हो वहाँ शब्द अलंकार। शब्द से कैसे, हमने क्लास में बात करी है। अर्थ अलंकार जहाँ चमत्कार अर्थ से प्रकट हो वहाँ अर्थ अलंकार, जहाँ चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों से प्रकट हो वहां पर कौन सा, उभय अलंकार। अब आपके सिलेबस में पहला अलंकार है अनुप्रास। कौन सा, अनुप्रास अलंकार। इसकी विशेषता क्या है कि जब एक ही वर्ण, जब एक मिनट है ना, पेन ले लेता हूं मैं। जब एक ही वर्ण या वर्ण का समूह बार बार आता है, जब एक ही वर्ण या वर्ण समूह की बार बार आवृत्ति होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक ही वर्ण या वर्णों का समूह बार बार आता है तो अलंकार कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जिसका इसका एग्जाम्पल चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभ थल में या जल थल में, जो भी है, ठीक है। देखो चे 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 3 बार चे आया, चे चे चे, बार बार चे आ रहा है, यानी वर्णों की आवर्ती जहां पर हो वहां पर अलंकार कौन सा, अनुप्रास अलंकार। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, अलंकार कौन सा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास आपका हो गया वर्णों की आवर्ती। फिर श्लेष अलंकार, इसमें क्या, जब एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, मतलब जब एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। मान लो एक शब्द है पानी, इससे एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं प्रसंग के अनुसार, संदर्भ के अनुसार, ठीक है। संदर्भ के अनुसार या प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वह अलंकार कौन सा होता है, श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वह अलंकार कौन सा होता है, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ भी होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या है, चिपकना, यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, इसलिए अलंकार कौन सा, श्लेष अलंकार। इसका एग्जाम्पल देखो, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इसमें देखो आटे के संदर्भ में पानी अलग अर्थ दे रहा है, मनुष्य के संदर्भ में पानी का मतलब इज्जत है, ठीक है ना। मोती के संदर्भ में पानी का अलग अर्थ है। तो कुल मिला के एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ चिपके हैं तो अलंकार कौन सा, श्लेष अलंकार। सीधा ध्यान में रखना, जब एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले किसके अनुसार, प्रसंग अनुसार, तो वह अलंकार श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल ध्यान में रखना, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। आगे देखो यमक अलंकार। इसमें क्या है, एक ही शब्द बार बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग हो। इसमें कोई प्रसंग वाला मामला नहीं है, ठीक है ना। जब एक ही शब्द बार बार आए और उसका हर बार अर्थ अलग हो वहां यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ हर बार अलग होता है, हर बार, ठीक है। और उसमें तो प्रसंग अनुसार अर्थ निकाला जाता है, इसमें हर बार अर्थ अलग है तो अलंकार यमक। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराई व पाई बोराई। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ धतूरा। यानी इसका मतलब ये एक कनक एक ऐसी चीज है, सोने को पाके आदमी पागल हो जाता है और धतूरा के बीज खा के आदमी पागल हो जाता है। यानी कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाई। इस कनक की जो सोने के है ना, सोना वाला, तो सोना की मादकता यानी सोने का नशा
धतूरे के नशे से बहुत ज्यादा है। एक को तो खा के बोला जाता है और एक को आदमी पाकर बोला जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने 3 अलंकार पढ़े। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या होती है? वर्णों की आवृत्ति। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या होती है? वर्णों की आवृत्ति होती है। श्लेष में एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके रहते हैं प्रसंग अनुसार। इसमें क्या है? एक ही शब्द बार बार आता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ क्या है? हर बार अलग अलग होते हैं, तो यमक अलंकार। ठीक है साथियों, अब वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ ध्यान में रखना, अर्थ पूछा जाता है। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ी उक्ति। क्या होता है? टेढ़ी उक्ति। वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? टेढ़ी उक्ति। ठीक है, टेढ़ी उक्ति कैसे, वो हम आगे देखेंगे। वक्रोक्ति का अर्थ है टेढ़ी उक्ति, यानी जब कोई बात सीधे ना कहकर उसे घुमा फिरा कर बात की जाए तो अलंकार कौन सा होता है? वक्रोक्ति। यानी जब किसी बात को सीधे ना कहकर घुमावदार ढंग से कहा जाए वहां कौन सा अलंकार है? बताओ, वक्रोक्ति। जब किसी बात को सीधे ना कहकर घुमावदार ढंग से कहा जाए वह अलंकार कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार। जैसे एक एग्जाम्पल है, भगवान श्री कृष्ण राधा के घर जाते हैं, द्वार पर वो दरवाजा खटखटाते हैं। राधा बोलती है कौन द्वार पर? फिर वो क्या कहते हैं? हरि में राधे। क्या कहते हैं? मैं हरि हूँ राधे। फिर राधा कहती है क्या वानर का काम यहाँ? वो कह रहे हैं यहाँ पर बंदर का कोई काम नहीं, क्योंकि हरि बंदर का भी पर्यायवाची है। हरि किसका है? बंदर का भी पर्यायवाची। यानी इन्होंने घुमावदार बात सीधे कह सकते तो मैं कृष्ण हूँ, इन्होंने हरि कहा तो इन्होंने अलग अर्थ लगा लिया। तो अलंकार कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ घुमा फिरा कर अर्थ निकाला जाए, यानी घुमावदार ढंग से कोई बात कही जाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, विरोधाभास अलंकार, कि जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, यानी जब दो परस्पर विरोधी बातें हो, यानी विलोम शब्द हो। क्या हो? विलोम शब्द। शॉर्ट में आपको ध्यान में रखना ठीक ही है, जहाँ विलोम शब्द हो वह अलंकार विरोधाभास। यानी जब दो परस्पर विरोधी बातें एक साथ कही जाए वह अलंकार कौन सा? विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा? विरोधाभास अलंकार। यानी वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का जहाँ आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार। जैसे एग्जाम्पल, मीठा जहर पी लिया। क्या जहर मीठा होता है? मीठा जहर पी लिया तो अलंकार विरोधाभास। तो मीठा जहर पी लिया, इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि जहर कभी मीठा नहीं हो सकता, ये विरोध है। ठीक है, फिर अगला अलंकार है आपके विभावना। इसमें क्या होता है कि बिना कारण के भी कोई कार्य हो जाता है, यानी बिना कारण के भी किसी कार्य का होना बताया जाए। जब बिना कारण के भी किसी कार्य का होना बताया जाए वह अलंकार कौन सा होता है? विभावना अलंकार होता है। जैसे अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसका, कि बिनु पद चले। बिनु, एक मिनट है ना, बिनु पद चले, बिनु पद चले, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, यानी सुने बिनु काना, यानी बिना पैरों के चल रहा है और बिना कानों के सुन रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? जहां भी बिनु शब्द दिख जाए तो आपको अलंकार कौन सा करना है? बिन दिख जाए, बिनु दिख जाए तो वो विभावना अलंकार करना है। जब बिना कारण के भी किसी कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार। जैसे बिना पानी के कमल खिल गए। क्या बिना पानी के कमल खिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं खिल सकते हैं, इसलिए बिना कारण के कार्य हो रहा है तो अलंकार कौन सा? विभावना अलंकार। नेक्स्ट अलंकार आपके हैं अतिशयोक्ति अलंकार। कौन से? अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या है? अतिशयोक्ति में क्या होता है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना। एक मिनट, थोड़ा पेन ये क्या बार बार चला जाता है। तो अतिशयोक्ति में क्या होता है? किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, बहुत तारीफों के फूल बांधना, यानी आप तो चांद लग रहे हो, आप जैसा कोई नहीं, ऐसी बातें करते हैं ना बड़ा चढ़ा के, है ना, मैं आपको मतलब चांद पर ले जाऊंगा। ये सारी चीजें जो मतलब कुल मिला के बड़ा चढ़ाकर जहां भी वर्णन किया जाता है वह अलंकार अतिशयोक्ति होता है। कौन सा? अतिशयोक्ति, यानी बड़ा चढ़ाकर किसी भी बात का वर्णन करना अलंकार कौन सा? अतिशयोक्ति। यानी जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए वह अलंकार कौन सा? अतिशयोक्ति। जैसे आंसू की नदी बहा दी। क्या कोई आंसू की नदी बहा सकता है? बिल्कुल नहीं। आंसू की नदी क्या, आप आंसू की एक टेबरी नहीं बहा सकते। टेबरी आती है ना वो घी वाली, इत्यादि आप इकट्ठे नहीं कर सकते। तो बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है कि आप तो चांद लग रहे हो, तो अलंकार कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला अलंकार आपके सिलेबस में संध्या अलंकार। कौन सा? संध्या अलंकार। इसमें क्या है? अनिश्चितता का भाव रहता है। किसका? अनिश्चितता का भाव रहता है। अनिश्चितता का भाव रहता है किसमें? संदेह अलंकार में। अनिश्चित यानी निश्चित नहीं हो पाता है, अनिश्चित का भाव रहता है। जैसे ये है ना, ये चांद है, ये तुम्हारा मुख, इनको अनिश्चित है कि ये चांद है तुम्हारा मुख है, तो ये अनिश्चित है। यानी जब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में संशय हो, क्या हो? जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में संशय प्रकट किया जाए वहां संदेह अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में संशय प्रकट किया जाए वह अलंकार कौन सा? संदेह अलंकार। जैसे ये चांद है या तुम्हारा मुख है, यानी संशय है, शक है। जहाँ शक की बात हो, जहाँ संशय की बात हो, जहाँ अनिश्चितता की बात हो, वह अलंकार कौन सा होता है? वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, ये चांद है या तुम्हारा मुख है। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से आपकी ये अलंकार समझ में आ गया होगा और आप इसे कभी गलत नहीं करोगे।
अगला अलंकार अपने है भ्रांतिमान। कौन सा है? भ्रांतिमान। इसमें क्या होता है? इसमें निश्चय कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? निश्चय कर लिया जाता है। यही किसी चीज को निश्चित मान लिया जाता है। जैसे कोई रस्सी पड़ी है तो किसी को भ्रम हो जाए ये तो सांप है, यानी रस्सी को सांप मान लेना। अलंकार कौन सा है? भ्रांतिमान। मतलब है तो रस्सी लेकिन उसको सांप मान लिया, तो अलंकार कौन सा? कौन सा बताओ? इसमें अलंकार है भ्रांतिमान। इसमें क्या है? जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु समझ लिया जाए, यानी जब किसी वस्तु को कोई दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, जब किसी वस्तु को कोई दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, वहां अलंकार भ्रांतिमान होता है। रस्सी है, रस्सी को सांप समझ लिया। जैसे वो है ना, एक तोता खड़ा है पद्मिनी के महल में बाहर, पद्मिनी सज धज के खड़ी है और उसके होठ उसको बिंबा फल यानी एक फल लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो मतलब नाक में नथ पहन रखी उससे वो चमक रहे हैं होठ। तोता झपटता है, वहां पर झपटते ही पद्मिनी उस तोते को पकड़ लेती है। बीज दाड़िम का समझ सुख, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, मुझे पूरा याद नहीं है। तो अलंकार कौन सा? भ्रांतिमान। यानी जहाँ निश्चय हो जाए, भ्रम हो जाए, वह अलंकार भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, जैसे देख लो एक एग्जाम्पल है महाभारत वाला कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी की सारी है कि सारी है कि नारी है। मतलब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण होता है तो वो उनका वो साड़ी खींचते हैं तो साड़ी बढ़ती जाती है। जो सभा में लोग बैठे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नारी है कि साड़ी है, मतलब ये नारी है कि साड़ी है। फिर सोचते हैं साड़ी खत्म नहीं हो रही है कि साड़ी नहीं है, साड़ी की नारी बनी हुई है। फिर कोई कह रहा है ये नारी की साड़ी बनी हुई है। मतलब उनको भ्रम हो जाता है कि नारी है या साड़ी है, या नारी है या सारी है। तो कुल मिलाकर जब भ्रम की स्थिति हो, जहां उनको निश्चय हो जाए, वह अलंकार कौन सा होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला टॉपिक है अपने जनसंचार के माध्यम। तो जनसंचार के माध्यम की शुरुआत करने से पहले आपको एक डेफिनेशन यानी परिभाषा ध्यान में रखनी है। इसमें मीडिया के बारे में हम बात करेंगे, मीडिया क्या है क्या नहीं है। तो मीडिया के बारे में प्रभात जोशी ने कहा कि मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। यानी मीडिया जब जनहित के मुद्दे नहीं उठाएगी तो जनहित यानी जनता, जनहित किसका होता है? जनता के हित। मतलब अगर मीडिया जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी, उनके मुद्दे नहीं उठाएगी, तो जनता भी मीडिया का साथ नहीं देगी। ये परिभाषा किसकी है? प्रभाष जोशी की। ठीक है, जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं। अब जनसंचार में जो बाधाएं या समस्याएं आती है उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो नॉइज कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब जनसंचार को इंग्लिश में नॉइज और हिंदी में शोर कहते हैं। फिर जनसंचार के प्रकार प्रकार पूछ लें तो दो प्रकार के हैं। एक तो अंत्य व्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल, अपने आप मन ही मन सोचना। कई बार हम मन ही मन कुछ सोचते हैं, यानी खुद से हम बात करते रहते हैं, वो भी क्या है? एक जनसंचार का हिस्सा है, यानी अपने मन ही मन सोचना, वो है अंत्य व्यक्ति। जब दो लोग आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अंतरा व्यक्ति या इंटरपर्सनल। और यह है इंट्रापर्सनल और यह है इंटरपर्सनल। दो लोग जब आपस में आमने सामने बैठकर बात करते हैं, इसमें का फायदा क्या है? इसमें फीडबैक भी तत्काल प्राप्त होता है। किसी को कोई बात पसंद आई नहीं आई, वो हाथों हाथ जवाब दे सकता है। ठीक है, इसमें फीडबैक प्राप्त होता है हाथों हाथ। ठीक है साथियों, तो जनसंचार के दो प्रकार, अंत्य व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तिक। फिर है जनसंचार या मास कम्युनिकेशन। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, जनसंचार या मास कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसमें क्या है? कोई भी संवाद जिसमें सीधा ना जुड़कर, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं फेस टू फेस, उस वैसे ना जुड़कर किसी तकनीक यानी टेक्निकल माध्यम से जुड़कर। जैसे मैं अब आपको कुछ बता रहा हूँ तो ये जनसंचार का हिस्सा है। मैं वीडियो के माध्यम से ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक क्लास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये किसका हिस्सा है? जनसंचार या मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है। यानी प्रत्यक्ष संवाद यानी सीधे संवाद की बजाय तकनीकी माध्यम से जनता से जुड़ना क्या है? जनसंचार। यानी प्रत्यक्ष संवाद की बजाय तकनीकी माध्यम से आम जन से जुड़ना ही क्या है? जनसंचार या मास कम्युनिकेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें ढेर सारे क्या होते हैं? गेट कीपर होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होते हैं? ढेर सारे गेट कीपर, गेट कीपर या द्वारपाल होते हैं। गेट कीपर या द्वारपाल किसे कहते हैं? जैसे मैं आपको ये एक पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ जो मेरे पास अभी है। ठीक है, अब इसमें गेट कीपर कौन हुआ है? जिसने ये पीडीएफ टाइप करी है। किसी ने पीडीएफ टाइप करी है, किसी ने वीडियो एडिट किया है, या किसी ने कुछ और किया। जैसे भी कोई भी आप ऑनलाइन क्लास देखते हो तो उसमें वो कोई वीडियो अपलोड करता है, कोई वीडियो में कंटेंट अपडेट करता है, जो सारा काम करता है। मतलब एंकर तो लास्ट में आके खाली पढ़ता है, उसके बारे में बताता है ये चीजें हुई है, लेकिन जो दूसरे पर्दे के पीछे काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? गेट कीपर या द्वारपाल। मतलब कोई भी खबर अगर एंकर पढ़ता है या रिपोर्टर पढ़ता है, उससे पहले जो भी उस पर काम करते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसको सही करते हैं, मतलब फेक है कि नहीं जांच करते हैं। तो ये सारा काम जो करने का काम है गेट कीपर या द्वारपाल का। ठीक है, जो उसके सहयोगी, मतलब एंकर के सहयोगी या रिपोर्टर के सहयोगी क्या कहलाते हैं? गेट कीपर या द्वारपाल। ठीक है साथियों, फिर एक फैक्चुअल क्वेश्चन, देव ऋषि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। ब्राह्मणों में, मतलब वो है ना ब्राह्मण, क्या ये अपने शास्त्र शास्त्र है और भी कई चीजें हैं, उसमें कहा गया है ना देव ऋषि नारद थे
जो समाचार इधर उधर भेजते थे। तो देव ऋषि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन एक फैक्चुअल और है। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पूछ ले कब हुई? 1780 में। किसने की? जेम्स अगस्ट हिकी ने। किस पत्र से? बंगाल गजट से। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में हुई। किसने करी? जेम्स अगस्ट हिकी ने। किस पत्र से? बंगाल गजट से करी है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर विज्ञापन। विज्ञापन क्या चीज है? विज्ञापन किसे कहते हैं? ये भी आपको थोड़ा क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, है ना। किसी जानकारी को जनता तक पहुंचाना क्या है? विज्ञापन। किसी भी जानकारी को जनता तक पहुंचाना क्या है? विज्ञापन। अब पूछ रहे विज्ञापन क्या है? किसी भी जानकारी को आम जन तक या जनता तक पहुंचाने क्या है? विज्ञापन है। विज्ञापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट। यानी किसी भी जानकारी को आम जन तक पहुंचाना क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। एक लाइन आपको ध्यान में रखना है, विज्ञप्ति, परिपत्र, ज्ञापन और अधिसूचना ये किस शैली में लिखी जाती है? सीधा क्वेश्चन आता है अन्य पुरुष शैली में। क्वेश्चन क्या पूछेगा? निम्न में से कौन सा पत्र अन्य पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता? तो चार ध्यान में रखना, विज्ञप्ति, परिपत्र, ज्ञापन, अधिसूचना ये तो लिखा जाता है और निविदा ये नहीं लिखी जाती है ना। तो ये सारे चीजें अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। अन्य पुरुष शैली कैसे? जैसे सर्वनाम में हमने पढ़ा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके तीन भेद होते हैं ना। नहीं, सर्वनाम हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके तीन भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैं, हम, मध्यम पुरुष आप, और अन्य पुरुष वह। तो मतलब किसी अन्य को संबोधित करके जो चीज लिखी जाती है उसे कहते हैं अन्य पुरुष। ठीक है। अब देखो जनसंचार। जनसंचार की विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है कि जनसंचार की विशेषताएं क्या क्या है। तो विशेषताएं आपको देखनी है। इसमें फीडबैक यानी फीडबैक हाथों हाथ नहीं मिलता। जैसे ऑनलाइन कोई जुड़ा है, जैसे कोई पढ़ा रहा है, अब तो कमेंट वाला सिस्टम हो गया, पहले ऐसा नहीं था। तो हाथों हाथ फीडबैक नहीं मिलता। इसमें संदेश की प्रकृति कैसी होती? सार्वजनिक, यानी सब लोग इसे आराम से देख लेते थे। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध भी इसमें नहीं होता था। और इसमें ढेर सारे क्या होते हैं? गेट कीपर होते हैं। ये जनसंचार की विशेषता है। फीडबैक हाथों हाथ नहीं मिलता, संदेश की प्रकृति सार्वजनिक, संचारक यानी एंकर और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध नहीं होता, और जनसंचार में ढेर सारे क्या होते हैं? गेट कीपर होते हैं। फिर जनसंचार के माध्यम। जनसंचार के माध्यम दो तरह के होते हैं, एक तो परंपरागत या लोक माध्यम, एक आधुनिक माध्यम। परंपरागत यानी जो पुराने टाइम से चले आ रहा है वो है परंपरागत माध्यम, और आधुनिक माध्यम जो अभी चल रहा है, टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया, ये सारे कैसे माध्यम है? आधुनिक माध्यम, मॉडर्न मीडिएटर यानी मॉडर्न मॉडर्न माध्यम है ये सारे। ठीक है। परंपरागत में कठपुतली है, गौरी है, वो सारे। ठीक है। लोक माध्यम में क्या है? ग्रामीण परिवेश से जुड़ी सूचनाओं संदेश को मनोरंजन पूर्ण तरीके से लोगों तक पहुंचाना ही क्या है? लोक माध्यम। जैसे ये परिभाषा कोई नहीं पूछेंगे आपको, आपसे ये पूछेंगे निम्न में से कौन सा परंपरागत माध्यम नहीं है? तो कठपुतली कैसा है? परंपरागत माध्यम। कठपुतली के माध्यम से कोई मैसेज दिया जाता था, कोई लोगों को जागरूक किया जाता था। ठीक है। कावड़ लकड़ी का बना दरवाजा में मंदिर था जिस पर गाथाएं लिखी जाती थी, और चित्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता था, चित्रों के माध्यम से लोगों को जानकारियां दी जाती थी, वो थी कावड़। गौरी क्या है? नाटक के माध्यम से लोगों को कोई मैसेज दिया जाता था, नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता था, नाटक के माध्यम से लोगों को कोई सूचना दी जाती थी। जैसे आपने पढ़ा होगा, ये नुक्कड़ नाटक तो आपने देखा ही होगा। गली मोहल्ले में कोई नाटक दिखाता है, फिर उससे कोई मैसेज देता है, जैसे नशा मुक्ति का नाटक हो गया, बाल विवाह रोकथाम का नाटक हो गया। तो ये पुराने परंपरागत माध्यम, कठपुतली, कावड़, गौरी, नुक्कड़ नाटक, ये सारे कैसे हैं? परंपरागत माध्यम है, लोक माध्यम है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, निम्न में से परंपरागत या लोक माध्यम नहीं है? कठपुतली, कावड़, गौरी, नुक्कड़ नाटक, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम आधुनिक माध्यम है। इंस्टाग्राम कैसा माध्यम है? आधुनिक माध्यम है, ये मॉडर्न माध्यम है। ठीक है। तो नुक्कड़ नाटक में आपको ध्यान में रखना है, नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? सफदर हाशमी को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय किसने बनाया? सफदर हाशमी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इनका जन्मदिन है 12 अप्रैल को। सफदर हाशमी का जन्मदिन कब आता है? 12 अप्रैल को आता है सफदर हाशमी का जन्मदिन। और इसके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में 12 अप्रैल को राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछ लें, राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। किसका जन्मदिन है? सफदर हाशमी का जन्मदिन है। ठीक है। इन्होंने नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाया था। ये हो गए नुक्कड़ नाटक, मतलब अपने परंपरागत माध्यम। अब हम बात करेंगे आधुनिक माध्यम। आधुनिक माध्यम में देखो क्या क्या चीजें आ रही है, तो उनकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक माध्यम में जैसे देखो, मुद्रित माध्यम यानी अखबार है, पत्र पत्रिकाएं हैं, पेम्पलेट है, टीवी है, रेडियो है, सिनेमा है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया, ये सारा आधुनिक माध्यम है। ठीक है। मॉडर्न माध्यम है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया निम्न में से आधुनिक माध्यम नहीं है? समाचार पत्र, पेम्पलेट,
टीवी, इंटरनेट और गौरी। तो गौरी परंपरागत माध्यम या लोक माध्यम है, और बाकी सारे क्या है, ये आधुनिक माध्यम है। अब सोशल मीडिया में एक ब्लॉग्स आता है। ब्लॉग्स क्या है? एक ऑनलाइन डायरी है। मतलब जैसे ऑफलाइन डायरी होती है वैसे एक ऑनलाइन डायरी है ब्लॉग्स। एक ब्लॉग और आता है, घूम फिर के किसी चीज के बारे में जानकारी दी जाती है, वो होता है ब्लॉग, और ये है ब्लॉग्स। अब है फेसबुक। फेसबुक भी एक सोशल मीडिया का माध्यम है। इसकी शुरुआत 2004 मार्क जुकरबर्ग ने की, और किस नाम से? द फेसबुक। फेसबुक का पहले क्या नाम था? द फेसबुक। और 2005 में इसका नाम क्या कर दिया? फेसबुक। और 2021 में फेसबुक का नाम मेटा कर दिया। क्या? मेटा। ठीक है। ट्विटर, इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। इंस्टाग्राम, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मुद्रित मुद्रित माध्यम के बारे में कुछ और हमें देखना है कि छापने की चीजें कब कहाँ शुरू हुई। तो मुद्रण कला यानी छापने की कला की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई। किसी चीज को छाप दिया तो इसकी शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई। कहां पर हुई? चीन में। और छापे खाने का आविष्कार पूछ ले तो छापे खाने का आविष्कार का श्रेय जाता है जर्मनी के गुटेनबर्ग को। इन्होंने 1440 ईस्वी में जर्मनी में छापे खाने का आविष्कार किया। किसने? गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, गुटेनबर्ग। फिर देखो भारत में पहला छापाखाना कब खुला? 1556 में। कहां पर खुला? गोवा में। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला छापाखाना 1556 कहां पर? गोवा में खुला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फिर देखो मुद्रित माध्यम की खूबियां क्या है। हर चीज की खूबियां और नुकसान है। तो खूबियां क्या है, फायदे क्या है? कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। नहीं, छपे हुए जो एक बार अखबार में छप गया वो स्थायी होता है। जैसे रामचरितमानस बहुत पहले लिखी गई, आज भी वो लिखी हुई है, उसमें कोई काट छांट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता उसको। जैसे आज जो आजकल मैसेज में तो एडिट होता है ना, मैसेज क्या है नहीं देखा तो आपने भाई लिख दिया एडिट करते ही, तो स्थायित्व। लेकिन इसमें स्थायित्व होता है मुद्रित माध्यम में। पसंद के अनुसार कोई भी समाचार है रिपोर्टर पहले या बाद में पढ़ सकते हैं। छपी हुई चीज है, जब आपका टाइम मिले तब आप पढ़ सकते हो। कई बार कोई लाइव चीज होती है, आपको उसी टाइम देखनी पड़ती है। ठीक है। मुद्रित सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। रामचरितमानस, रामायण, कुरान, ये ना छपी हुई चीजें मुद्रित है। ये काफी सालों से चली आ रही है, आगे भी जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये चीजें रहेगी। और लिखित भाषा का विस्तार है। लिखित भाषा को आगे बढ़ाने वाला कौन सा माध्यम है? मुद्रित माध्यम। ये ध्यान रखना कि लिखित भाषा को विस्तार देने वाला माध्यम है तो कौन सा माध्यम है? मुद्रित माध्यम। कौन सा? मुद्रित माध्यम। ठीक है। चिंतन एवं विचार विश्लेषण का माध्यम है कौन सा? मुद्रित माध्यम। लिखी हुई चीजों में क्या है कि आप आराम से उस पर चिंतन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे रेडियो। रेडियो का अब जमाना नहीं रहा, लेकिन आपके सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। रेडियो मुख्यतः एक रेखीय या लीनियर माध्यम है। एक रेखीय या लीनियर माध्यम यानी इसमें एंकर बोलता है, हमें सुनना पड़ता है, हम उसको बीच में चुप नहीं करा सकते। तो कैसा माध्यम है? एक रेखीय या लीनियर माध्यम है। रेडियो श्रव्य माध्यम, जिसे सिर्फ सुना जा सकता है। जब तक सुनने वाले हैं तब तक ही रेडियो चलेगा। ठीक है। तो रेडियो को श्रोताओं यानी सुनने वालों से संचालित माध्यम माना जाता है। अगर आप सुनोगे नहीं तो रेडियो के प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। समाचार पत्रों की संरचना कौन सी शैली पर आधारित होती है? उल्टा पिरामिड शैली के आधार पर आधारित। यानी रेडियो लेखन में समाचार कैसे होते हैं? उल्टा पिरामिड। किसी भी लेखन में देख लो आप, मीडिया हमेशा कौन सी शैली अपनाता है? उल्टा पिरामिड शैली। कैसे? जैसे पहले इंट्रो में खबर का मतलब खबर के बारे में शॉर्ट में बता देते हैं कि ये खबर है। विस्तार, इसमें खबर के बारे में थोड़ा और डीप बताते हैं, और समापन लास्ट में खबर को खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो वापस देखो आप, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड आपने देखा है, इसमें एक खबर है भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा 24 से। तो यहाँ तो बता दिया इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका दौरा 24 जनवरी से। ठीक है। फिर बताएंगे नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को अमेरिका जाएंगे। यहाँ बताएंगे ना 24 जनवरी को अमेरिका जाएंगे, वहां पर दो चीजों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना संबोधन देंगे और वहां पर प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे। ये हो गया। फिर समापन में क्या, मोदी जी अमेरिका होते हुए मतलब आगे जर्मनी भी जा सकते हैं, और उसके बाद 26 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी वापस लौटेंगे भारत में। तो मतलब ये खबर थी। खबर तो यही पता चल गई हमें इंट्रो में कि मोदी जी कहाँ जाएंगे, अमेरिका का इनका दौरा है। तो बाद में इसको विस्तार दिया जाता है, इसमें विस्तार में और समापन में खबर को एंड कर दिया जाता है। तो हर समाचार से रेडियो हो, टीवी हो या अखबार हो, सबसे पहले हेडिंग आती है, फिर उसके बारे में आता है, फिर खबर को समाप्त किया जाता है। तो यही होती है उल्टा पिरामिड शैली। मीडिया की भाषा में या मीडिया वाले हमेशा उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब रेडियो लेखन में आपको कई बातें ध्यान में रखनी है। जो एंकर खबर पढ़ रहा है तो उसको खबर बना के दी जाती है। जो एंकर खबर पढ़ रहा है उसको खबर बना के दी जाती है। तो उसे एक तो साफ सुथरी और टाइप की हुई फोटोकॉपी चाहिए। साफ सुथरी और टाइप की हुई फोटोकॉपी चाहिए उनको। ठीक है। और कंप्यूटर पर जो आपने टाइप करके उसको समाचार दिया है वो 3 स्पेस, जैसे ये एक स्पेस में है, मतलब इतनी जगह नहीं रखनी है। एक शब्द यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है, मतलब
ट्रिपल स्पेस में टाइप करके उसको समाचार देना चाहिए, फिर वो क्या अच्छे से पढ़ पाएगा। पंक्ति के अंत में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। कई बार कहीं चाहिए इधर लिख दिया और ए इधर लिख दिया चाहिए, तो वो बीच में चूक जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी पंक्ति के अंत में कोई भी शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। कॉपी कैसी हो, साफ सुथरी और टाइप की हुई होनी चाहिए। ट्रिपल स्पेस में टाइप किया होना चाहिए। पंक्ति के अंत में कोई भी शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। कठिन शब्दों एवं संक्षिप्त अक्षरों का उपयोग नहीं होना चाहिए, यानी कठिन अक्षर नहीं होने चाहिए। ऐसे अक्षर आपने लिख दिए, वो बेचारा एंकर पढ़ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका का करेंगे दौरा, और ऐसा कोई बड़ा शब्द डाल दे, वो पढ़ नहीं पाए, अटक जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और संक्षिप्त अक्षरों का भी उपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे डॉक्टर, ये तो प्रसिद्ध है, सबको पता है इसका मतलब डॉक्टर है, लेकिन कुछ शब्द हमने ऐसे लिख दिया मैं, इसका मतलब क्या है पता नहीं। जो प्रसिद्ध शब्द है उनका तो आप संक्षिप्त में लिख सकते हो, लेकिन अप्रसिद्ध शब्दों को संक्षिप्त में बिल्कुल नहीं लिखना है। तो ये रेडियो लेखन की बुनियादी बातें हैं। और एक दो बातें और हैं। बड़ी संख्या को शब्दों में लिखना है, जैसे 1 लाख, 1 लाख की संख्या तो आपको 1 लाख शब्दों में लिखना है, यूं नहीं आपको 1 लाख ऐसे लिख लो। अब वो बेचारा पढ़ता पढ़ता इकाई दई सैकड़ा हजार ऐसे थोड़ी करेगा, एंकर पढ़ रहा है, तो आपको 1 लाख ऐसे सीधा लिखना है, ठीक है साथियों। फिर क्या, संकेत चिन्हों का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर है टीवी। रेडियो के बाद आपके सिलेबस में क्या है, टीवी। टीवी कैसा माध्यम है, टीवी दृश्य और श्रव्य माध्यम, इसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दृश्य श्रव्य माध्यम है टीवी, ठीक है। और टीवी भी एक रेखीय माध्यम है, यूं नहीं एंकर पढ़ रहा है आप उसको बीच में रोक सकते हो, बिल्कुल नहीं रोक सकते हो, वो तीव्र गति से अपना पठन करता रहेगा, यानी वो न्यूज पढ़ता रहेगा। ये भी कैसा माध्यम है, एक रेखीय माध्यम है। अब देखो टीवी में कुछ महत्वपूर्ण वर्ड हैं जो आपको देखना है। बाइट, बाइट किसे कहते हैं, खबर को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए खबर के बीच में अत्यंत छोटा सा साक्षात्कार। जैसे जोधपुर में कोई घटना घटी, एंकर बोल रहा है कि जोधपुर के घंटाघर में विदेशी पर्यटकों पर हुआ हमला, तो वो ऐसे बोलेगा, वो खबर पढ़ रहा है, लेकिन बीच में से कोई आदमी को लेगा, भाई आप यहाँ थे, कैसे क्या हमला हुआ, वहां का जो लोकल आदमी है उसका छोटा सा इंटरव्यू बीच में लेंगे, उससे पूछेंगे भाई कैसे हमला हुआ, किसने क्या किया, तो इसे क्या खबर प्रमाणिक बन जाती है। तो बाइट किसे कहते हैं, खबर के बीच में छोटा सा 20 या 40 सेकंड का इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार, उसे कहते हैं बाइट, ठीक है। नेट साउंड, नेट साउंड किसे कहते हैं, प्राकृतिक आवाजें जो दृश्य के साथ आती है। जैसे मैं ये, जो कोई एंकर घंटाघर बैठा है, घंटाघर पे कोई खबर कवरेज कर रहा है, न्यूज, तो बीच में मान लो घंटाघर में दुकान है, तो आवाज आती है कि 10 रुपए के 4, 10 रुपए के 4 या 100 रुपए के 4 कपड़े मिलते हैं ना, 100 रुपए के 4 जोड़ी, मतलब पीछे आवाज आ रही है, मतलब एंकर अपना काम कर रहा है और पीछे से जो आवाजें आ रही है उसे क्या कहते हैं, नेट साउंड। ध्यान में रखना, एंकर अपना काम कर रहा है, उसके बीच में जो प्राकृतिक आवाजें, जो पीछे काम चल रहा है उनकी आवाजें आ रही है, वो है नेट साउंड, ठीक है। फिर वॉइस ओवर, दृश्य के साथ एंकर की आवाज। वॉइस ओवर किसे कहते हैं, कि फोटो चल रहा है साथ में वीडियो चल रहा है, मतलब भाई किसी पर्यटक पर हमला हुआ, वीडियो चल रहा है और साथ में एंकर बोल रहा है, तो ये क्या है, वॉइस ओवर, यानी दृश्य के साथ एंकर की आवाज को क्या कहते हैं, वॉइस ओवर, ठीक है साथियों। तो इस अच्छे वर्ड है, आपको ध्यान में रखना, बाइट, नेट साउंड, वॉइस ओवर। फिर है डेडलाइन। डेडलाइन क्या है, कोई भी खबर, जैसे कोई प्रोग्राम 8 बजे होना है, तो 7:45 तक अगर खबर पहुंचेगी तो उसकी समय सीमा, यानी 7:45 बजे तक अगर आपने मीडिया वालों को खबर दे दी तो आपकी खबर प्रसारित हो जाएगी। जैसे अखबार 12 बजे छप जाता है, 11:30 तक अगर अखबार वालों को खबर मिली तो वो इस अखबार में आ जाएगी, वरना वो दूसरे दिन आएगी। तो इसे कहते हैं डेड लाइन, यानी समय सीमा, यानी आखिरी समय सीमा। कोई भी समाचार मीडिया तक या संपादक तक या एंकर तक पहुंचाने की समय सीमा को क्या कहते हैं, डेड लाइन, ठीक है। फिर डेस्क, डेस्क किसे कहते हैं, संपादक का जो कक्ष होता है, संपादक का कमरा है ना, उसे क्या कहते हैं, डेस्क। डेस्क किसे कहते हैं, संपादक का जो कमरा है उसे डेस्क, डेस्क यानी टेबल, तो ये है डेस्क। फिर बीट, ये आप कभी अर्धवार्षिक में आया था, यानी रिपोर्टर का कार्य क्षेत्र। जैसे आसो एक जगह ये बीट है, भोपालगढ़ एक जगह ये बीट है, मतलब एक जगह एक क्षेत्र, क्षेत्र को क्या कहते हैं, बीट। जैसे कांस्टेबल होते हैं ना, एक थाना है, थाने के अंडर में 10-15 गांव आते हैं, तो हर थाने का एक बीट होता है, यहाँ पे ये कांस्टेबल देखेगा, ये पर ये वहाँ कांस्टेबल देखेगा, हर गांव को कांस्टेबल में बांट रखा है। वैसे ही पत्रकारों को अलग अलग गांव दे रखे हैं, ये बीट यानी उनका क्षेत्र, उनका एरिया, मतलब रिपोर्टर या इन रिपोर्टर का क्षेत्र क्या कहलाता है, पत्रकार का क्षेत्र या रिपोर्टर का क्षेत्र बीट कहलाता है, ठीक है साथियों। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको। अब हम देखें मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। आप पूछ ले समाचार लेखन के ककार कितने होते हैं, 6 ककार। क्यों, जैसे के से शुरू हो रहा है, क्या, कौन, क्या, कौन, कब, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ककार क्यों कह रहे हैं, के से शुरू हो रहा है, समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ये 4 एक साथ आएंगे, ये 2 एक साथ आएंगे, ठीक है। प्रथम 4 ककार प्रश्नों का उत्तर इंट्रो में। इन ये 4 ककार है ना, इसका उत्तर तो क्या कहाँ मिल जाएगा, इंट्रो में। हमने पढ़ा ना, समाचार लेखन की शैली है इंट्रो, बॉडी और समापन।
इंट्रो, बॉडी, समापन। यह 4 ककारों का उत्तर तो आपको इंट्रो में मिल जाएगा। ये क्या है, कौन है, कब है, कहाँ है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाएंगे 26 जनवरी को। देखो क्या, कौन, कब, कहाँ का जवाब मिल रहा है। क्यों जाएंगे, इसका उत्तर इसमें मिलेगा बॉडी विस्तार में। मोदी जी वहां पर जाकर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कोई भाषण देंगे और प्रवासी भारतीयों से वहां जाके मिलेंगे। ये आ गया इसमें, किसमें, बॉडी या विस्तार में, ठीक है। प्रथम 4 ककारों का जवाब तो मिल जाएगा आपको इंट्रो में, किसमें, इंट्रो में, ठीक है। और अंतिम 2 ककार कहाँ और क्यों का किसमें मिलेगा, समाचार के बॉडी या विस्तार में, ठीक है। प्रथम 4 ककार तो सूचनात्मक होते हैं। जो पहले ये 4 ककार है ना, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये तो कैसे है, ये सूचनात्मक है। कैसे है, सूचनात्मक है, ठीक है, सूचनात्मक। और अंतिम 2 ककार कैसे, विवरणात्मक। इसमें क्या है, विवरण यानी खोल के बात बताई जाती है, ठीक है साथियों। अब उल्टा पिरामिड शैली, ये क्या है, हमने इसके बारे में बात कर ली, फिर भी देख लेते हैं। समाचार लेखन की सबसे उपयोगी एवं लोकप्रिय शैली है। इस शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था, जिसके 3 भाग है। उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग है। इंट्रो, इसे मुखड़ा भी कहते हैं, इसे लीड स्टोरी भी कहते हैं। दूसरा बॉडी यानी विस्तार, इसे विस्तार भी कहते हैं। और समापन, पहला, दूसरा और तीसरा, ये हो गया उल्टा पिरामिड। पहला है ये क्या, इंट्रो, फिर ये दूसरा, ये क्या है, बॉडी या विस्तार, और ये क्या है, समापन, ठीक है साथियों। मेरे हिसाब से आप ये समझ गए होंगे। फिर स्टोरी, स्टोरी किसे कहते हैं, इंस्टाग्राम वाली स्टोरी नहीं है, व्हाट्सएप वाली स्टोरी नहीं है, फेसबुक वाली स्टोरी नहीं है। ये कौन सी स्टोरी है, ये मीडिया की भाषा में खबर को स्टोरी कहा जाता है। मीडिया की भाषा में स्टोरी किसे कहा जाता है, जो खबर है, जो न्यूज है, उसे क्या कहा जाता है, स्टोरी कहा जाता है। मीडिया की भाषा में खबर को स्टोरी कहा जाता है। और पहले पृष्ठ पर छपने वाली खबर को कवर स्टोरी कहते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, स्टोरी किसे कहते हैं, मीडिया की भाषा में न्यूज को, मीडिया की भाषा में खबर को स्टोरी कहते हैं। और कवर स्टोरी, मीडिया नहीं, पहले पृष्ठ पर छपने वाली खबर को कवर स्टोरी कहते हैं। सीधा आएगा। स्टोरी और कवर स्टोरी में अंतर लिखिए। तो मीडिया की भाषा में खबर को स्टोरी कहते हैं और पहले पृष्ठ पर छपने वाली खबर को क्या कहते हैं, कवर स्टोरी, ठीक है साथियों। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो कॉलम, आमतौर पर जो अखबार होता है ना, एक न्यूज़पेपर, वो 8 कॉलम में लिखा जाता है। कितने कॉलम में, 8 कॉलम में। और छोटी खबर 1 कॉलम में, बड़ी खबर 4 या उससे अधिक कॉलम में प्रकाशित की जाती है। अब सीधा क्वेश्चन आ जाए, आमतौर पर एक अखबार में कॉलम होते हैं, तो आंसर लिखना 8। छोटी खबर हो तो 1 कॉलम में लिखी जाएगी, बड़ी खबर हो 4 कॉलम या 4 प्लस कॉलम, यानी 4 से अधिक कॉलम में लिखी जाएगी, ठीक है साथियों। फिर है हार्ड न्यूज। हार्ड न्यूज किसे कहते हैं, रोजाना के जो घटनाक्रम होते हैं, अपराध होते हैं, दुर्घटना होती है, ये सारी क्या कहलाती है, हार्ड न्यूज। मतलब जिसमें दुर्घटना हो, अपराध हो, घटनाक्रम हो, वो हार्ड न्यूज कहलाती है। सॉफ्ट न्यूज किसे कहते हैं, मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें। जैसे आता है ना, एक्सरसाइज वाली खबरें आ गई, या फिल्मों वाली कोई खबर आ गई, ठीक है, ये अभिनेता वहाँ आया, या किसी की शादी का आ गया, ठीक है, ये सारी कौन सी न्यूज कहलाती है, सॉफ्ट न्यूज, यानी संवेदना से जुड़े समाचार सॉफ्ट न्यूज कहलाते हैं। और दुर्घटना या अपराध से जुड़े समाचार हार्ड न्यूज कहलाते हैं, ठीक है। एक पुस्तक का नाम आपको ध्यान में रखना है, पटकथा लेखन एक परिचय। सीधा पूछा गया एक बार, पटकथा लेखन एक परिचय किसकी पुस्तक है, मनोहर श्याम जोशी की। किसकी है, मनोहर श्याम जोशी की। पटकथा लेखन एक परिचय किसकी पुस्तक है, मनोहर श्याम जोशी। फिर इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं, इसे साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं, इसे वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। सीधा क्वेश्चन है कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, ऑनलाइन पत्रकारिता क्या है, या साइबर पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट पर समाचारों न्यूज का आदान प्रदान ही इंटरनेट पर पत्रकारिता है। इंटरनेट पर ही समाचारों का आदान प्रदान क्या है, ऑनलाइन पत्रकारिता। इंटरनेट पर समाचारों का आदान प्रदान साइबर पत्रकारिता। इंटरनेट पर समाचारों का आदान प्रदान वेब पत्रकारिता। ये सारे एक ही हैं, ठीक है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1993 से हुआ। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1993 से, जबकि इसका दूसरा प्रभावी चरण 2003 में, जस्ट 10 साल बाद में इसका दूसरा चरण शुरू हुआ। किसका, इंटरनेट पत्रकारिता का, ठीक है। Rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जाता है। पूछ ले भारत की पहली साइट कौन सी है, तो Rediff.com, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है, Rediff.com, ठीक है। लेकिन वेबसाइट पर विश्व पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तहलका.com। देखो 2 क्वेश्चन है, Rediff.com तो भारत की पहली साइट है, लेकिन वेबसाइट पर पत्रकारिता, यानी भारत की पहली साइट तो होगी Rediff.com, लेकिन वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता, यानी इन्होंने सिर्फ पत्रकारिता वेबसाइट पर शुरू की, उस वेबसाइट का नाम है तहलका.com। क्या नाम है, तहलका.com।
पहली साइट rediff.com और वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय जाता है tehelka.com को। ठीक है, इसने स्टिंग ऑपरेशन किया था। स्टिंग ऑपरेशन क्या किसे कहते हैं, ये क्यों सुनाया था कि स्टिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं, मतलब छुप कर, कई बार छुप कर जैसे हिडन कैमरा लगा के कोई पत्रकार पत्रकारिता करता है, किसी का पर्दाफाश करता है, वो स्टिंग ऑपरेशन है। जैसे कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आ रहे तो वहाँ लगा रहा कैमरा लगाएगा बटन में अपने, पत्रकार वहाँ जाएगा, कभी डॉक्टर नहीं आ रहे वहाँ की जो चीजें डॉक्टर से बात करेगा, आप कब आ रहे हो कब नहीं आ रहे हो या नहीं है, तो उनके बारे में जो खबरें वो अपने अखबार में या न्यूज चैनल में देता है, वो स्टिंग ऑपरेशन है। यानी छुप कर, यानी एकदम चोरी छुपे, पता ही नहीं चले अभी क्या चल रहा है, खबर है एक ऐसे ही आदमी है, मतलब वो अपना बन के आता है बीच में, वो स्टिंग ऑपरेशन है। छुप कर कोई किसी चीज का पर्दाफाश करना ही स्टिंग ऑपरेशन है। ठीक है, आगे देखो, अब सीधा क्वेश्चन, के इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रिका पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन एवं आदान प्रदान क्या कहलाता है, इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, अब हिंदी में जो फॉन्ट लिखे जाते हैं मंगल फॉन्ट है, लिखते हैं इंग्लिश में और हिंदी में टाइप हो जाता है, उसे कहते हैं मंगल फॉन्ट। यह आने से हिंदी की वेबसाइट अब कहीं भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है ना, क्योंकि अब ट्रांसलेट होने लगा है। फिर पत्रकारी लेखन, पत्रकारी लेखन किसे कहते हैं, अब देखो, पत्रकारी लेखन अखबार या अन्य संचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, इसे पत्रकारी लेखन कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, हमने पढ़ा, किसे, इंटरनेट पर समाचारों का आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता। पत्रकारी लेखन किसे कहते हैं, यानी अन्य अलग अलग संचार, जैसे अखबार है, टीवी है, रेडियो है, उनके लिए काम करने वाले पत्रकार अपने पाठक, अखबार तो अपने पाठकों के लिए समाचार बनाएंगे, दर्शक मतलब टीवी वाले अपने दर्शकों के लिए और रेडियो वाले श्रोताओं के लिए जो समाचार पहुंचाते हैं, उनके लिए विभिन्न 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 माध्यमों का इस्तेमाल करके न्यूज उन तक पहुंचाते हैं, यही है पत्रकारी लेखन। यानी खबर वो लिखते हैं फिर उनके पास पहुंचाते हैं, तो क्या कहलाता है, पत्रकारी लेखन। ये क्वेश्चन अभी अर्धवार्षिक में आया था, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अखबार या अन्य संचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, नहीं तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो मेरी कोशिश है आप इसको 3-4 बार सुनोगे तो आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर पत्रकार के प्रकार, पत्रकार के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार। सीधा क्वेश्चन आता है, पत्रकारों के प्रकार कितने हैं, 3। पहला अंशकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं, गांव में किराना की दुकान भी चला रहा है और साथ ही साथ में कोई पत्रकारिता का भी काम कर रहा है, मतलब किसी एक न्यूज़पेपर से जुड़ जाता है, गांव में जो लोकल घटनाक्रम होते हैं कस्बे में, तो उनके बारे में वो बता देता है, तो वो क्या है, अंशकालिक पत्रकार है। नहीं, बाकी टाइम तो अपना काम कर रहा है और कुछ टाइम ये काम भी कर रहा है, तो वो अंशकालिक पत्रकार। एक पूर्णकालिक पत्रकार जो फुल टाइम उसी चैनल में काम करता है, पूरे दिन यही काम है उसका, खबरें देना, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, ये अंशकालिक। फिर एक फ्रीलांसर पत्रकार, ये अलग अलग चैनलों को अपनी खबरें देता है, अलग अलग चैनलों को, अखबारों को, सबको अपनी खबरें देता है, ये है फ्रीलांसर। ये सबको देता है, जरूर नहीं है किसी एक से जुड़ा है। पूर्णकालिक तो एक से जुड़ा है, अंशकालिक आधे दिन अपना काम कर रहा है, आधे दिन पत्रकारिता कर रहा है। ठीक है, तीनों में अंतर ध्यान में रखना है। वापस बता रहा हूँ एक बार आपको, पत्रकार के प्रकार होते हैं 3। अंशकालिक आधे टाइम खुद का काम कर रहा है, आधे टाइम खबरें पहुंचा रहा है, वो अंशकालिक। पूर्णकालिक फिक्स एक चैनल में काम करता है, फिक्स एक अखबार में काम करता है। फ्रीलांसर जो 3-4 अखबारों में या 3-4 चैनलों तक अपनी खबरें पहुंचाता है, वो कहलाता है फ्रीलांसर पत्रकार। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखो, पत्रकार की बैसाखें क्या, ये पत्रकार है उसकी बैसाखें क्या है, सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता। अगर पत्रकार सच्चाई लिखेगा तो लोग पढ़ेंगे, अगर वो संतुलित लिखेगा तो लोग पढ़ेंगे, अगर निष्पक्ष लिखेगा तो लोग उसका अखबार पढ़ेंगे, अगर वो स्पष्ट लिखेगा तो लोग पढ़ेंगे। अगर मान लो वो झूठ ही झूठ फैला रहा तो उसे कोई नहीं पढ़ेगा। तो कुल मिला के पत्रकारिता की बैसाखियां यही है। ठीक है ना, क्या है, सच्चाई है, संतुलन है, निष्पक्षता और स्पष्टता। फिर है पत्रकारिता का संबंध किससे, सूचनाओं को संकलित करता है, संपादित कर आम जनताओं तक पहुंचाना। पत्रकारिता का संबंध किससे, जैसे कोई भी सूचना है, कोई भी घटना है, उसको संकलित करता है, सही है गलत है पता लगाता है, फिर उसको एडिट करता है, कोई समस्या है सही लिख दिया गलत लिख दिया, फिर आम जनता तक पहुंचाना ही क्या है, पत्रकारिता है। ठीक है, फिर आगे देखो, कुछ फैक्ट है। कागज और मुद्रण का सर्वप्रथम आविष्कार पूछ ले कहां पर हुआ, चीन में। कागज और मुद्रण का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ और वहीं से पहला हाथ से लिखा समाचार पत्र निकला, पेकिंग गजट। अब पूछ ले, पेकिंग गजट समाचार पत्र कहां से निकला, चीन से। कैसे लिखा जाता था ये, हाथ से। ठीक है, और इसका चीन में नाम क्या था, तिचाऊ। क्या नाम था, तिचाऊ। ठीक है, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने यूरोप में पहला प्रेस खोला 1440 में। पूछ ले, यूरोप में पहला प्रेस कब खुला 1440 में, किसने खोला, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। ठीक है,
और आगे देखो, विश्व में पहला समाचार पत्र पूछ ले तो 1526 में यूरोप के हॉलैंड में प्रकाशित हुआ। विश्व का पहला समाचार पत्र 1526 में यूरोप के हॉलैंड में प्रकाशित हुआ। और हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछ ले तो उदंत मार्तंड। कौन सा है? उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछ ले, उदंत मार्तंड है। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। कौन सा? उदंत मार्तंड। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। फिर आपके सिलेबस में एक फीचर है। क्या है? फीचर। फीचर और लेख दोनों सिलेबस में है। वैसे इनसे मुझे नहीं लगता इस बार क्वेश्चन आएगा, फिर भी आपको एक बार देख लेना है। फीचर में क्या होता है, कोई भी चीज होती है ना, तो कोई सांस्कृतिक महत्व का मुद्दा है, राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, उसके बारे में अपने मन से कोई विचार लिखना ही फीचर है। देखो, फीचर एक तथ्यपरक, रोचक, विश्लेषणात्मक लेख होता है जिसमें किसी समसामयिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राष्ट्रीय विषय को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। और फीचर क्या है? एक तथ्यपरक, रोचक और विश्लेषणात्मक लेख होता है। इसमें लेखक अपनी भावनाएं भी क्या करता है? व्यक्त करता है। ठीक है, लेख में अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करता है, ध्यान में रखना। फीचर में लेखक यानी लिखने वाला अपनी भावनाएं मिक्स कर सकता है, लेकिन लेख में नहीं कर सकता। ठीक है, फीचर की विशेषता क्या है? विषय इसका समसामयिक होना चाहिए, यानी करंट का विषय होना चाहिए। फीचर की भाषा सरल होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए। इसका शीर्षक भी आकर्षक होना चाहिए, यानी नाम आकर्षक होगा तो भी लोग पढ़ेंगे, तो ही लोग पढ़ेंगे ना। फिर देखो, इसमें तथ्य, एक मिनट रुको, ये आपके काम का नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं। ये तीन विशेषता ध्यान में रखना फीचर की। विषय समसामयिक, भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, प्रभावशाली, शीर्षक कैसा होना चाहिए? आकर्षक। ये आपको दोनों नहीं याद करना है। ठीक है, फिर आगे देखो, जैसे एक फीचर है, बढ़ता मोबाइल उपयोग वरदान है या अभिशाप। ये फीचर छपा अखबार में कि बढ़ता मोबाइल का उपयोग वरदान है या फिर अभिशाप। तो हम देखो, सबसे पहले कोई भी फीचर आप लिखोगे, इसको 3 हिस्सों में लिखोगे। पहले भूमिका लिखोगे, फिर मुख्य भाग लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? उपसार। कोई भी फीचर लिखोगे 3 भागों में, सबसे पहले उसकी भूमिका लिखोगे। क्या लिखोगे? भूमिका। फिर क्या लिखोगे? इसके मुख्य भाग के बारे में। किसके बारे में? मुख्य भाग के बारे में। फिर उपसार, यानी निष्कर्ष क्या निकलता है, वो लिखोगे। तो मान लो आपके फीचर आ गया कि बढ़ता मोबाइल उपयोग वरदान है या अभिशाप, इस पर एक फीचर लिखिए। ये आपको विषय देंगे, लिखना आपको है। ठीक है, कोई विषय देंगे, जैसे सबसे पहले तो आपको क्या लिखनी है? भूमिका लिखनी है उसकी, कि भूमिका में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे भूमिका, आधुनिक युग में मोबाइल फोन मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। आज संचार, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, हर क्षेत्र में मोबाइल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। ये तो होगी इसकी भूमिका। ठीक है, फिर मुख्य भाग में क्या लिखोगे? मोबाइल फोन ने दुनिया को हमारी मुट्ठी में ला दिया है। ऑनलाइन ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया और ई गवर्नेंस जैसी सुविधाओं ने जीवन को सरल बना दिया। आपातकालीन स्थितियों में मोबाइल जीवन रक्षक सिद्ध होता है, परंतु इसके नकारात्मक पक्ष भी कम नहीं है। अत्यधिक मोबाइल उपयोग से बच्चों और युवाओं में शारीरिक और मानसिक समस्याएं बढ़ रही है। आंखों पर प्रभाव, समय की बर्बादी, एकाग्रता की कमी और आगे देखो, और सामाजिक दूरी जैसी समस्याएं सामने आ रही है। भूमिका में तो उसका खाली परिचय लिखना। क्या लिखना? परिचय लिखना पिक्चर का। मुख्य भाग में उसके बारे में लिखना, भाई मोबाइल का बढ़ता उपयोग के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो लिखना है। फिर लास्ट में उपसार में उसका निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है? निष्कर्ष लिखना है। यहाँ उपसार हो गया, ये ऊपर आ गया है ना, इधर आ गया। ठीक है, उपसार, इसमें क्या लिखना? निष्कर्ष। निष्कर्ष से कहा जा सकता है मोबाइल सो में ना तो वरदान है और ना ही अभिशाप, यानी मोबाइल नहीं तो वरदान है और ना ही क्या है? अभिशाप है। बल्कि उसका उपयोग करने का तरीका ही इसे उपयोगी और हानिकारक बनाता है। मतलब मोबाइल का यूज कैसे ले रहे हैं, उसका तरीका ही इसे उपयोगी बना सकता है, उसका तरीका ही इसे हानिकारक बता सकता है। ठीक है, संतुलित और सीमित उपयोग से ही मोबाइल का सही लाभ उठाया जा सकता है। ये हो गया फीचर, बढ़ता मोबाइल का उपयोग अभिशाप है या वरदान। ठीक है, अब है लेख। लेख किसे कहते हैं? लेख एक गद्य रचना होती है। पहली बात तो लेख एक गद्य रचना होती है। फीचर गद्य और पद्य दोनों में लिखा जा सकता है। ठीक है, लेख एक गद्य रचना होती है जिसमें लेखक किसी विषय, समस्या, विचार या घटना पर अपने विचार क्रमबद्ध, तार्किक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। लेख कैसी रचना है? गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय, समस्या, विचार, घटना पर अपने विचार को क्रमबद्ध, तार्किक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। लेख का उद्देश्य क्या है? सूचना देना, विचार प्रकट करना, विश्लेषण करना या पाठकों को जागरूक करना। अब देखो, लेख का उद्देश्य पूछा जा सकता है। पहला उद्देश्य सूचना देना। क्या है? सूचना देना। दूसरा, विचार प्रकट करना। तीसरा, विश्लेषण करना। चौथा, पाठक को जागरूक करना। लेख का उद्देश्य क्या? सूचना देना, विचार प्रकट करना, विश्लेषण करना या पाठक को जागरूक करना। कोई समस्या है, जैसे बेरोजगारी, बेरोजगारी पे किसी अच्छे लेखक ने एक लेख लिख दिया, तो उसका उद्देश्य क्या है? कि लोगों को सूचना देना कि सरकार किस तरह काम कर रही है, आपको क्या क्या करना चाहिए, विचार प्रकट करना। और अपने विचार प्रकट करता है, ये काश ऐसा हो, फिर विश्लेषण करता है उसका, फिर पाठकों को जागरूक करना। ये लेख के उद्देश्य हैं। जैसे नारी सशक्तिकरण समाज की प्रगति का आधार।
अब पूछ नारी सशक्तिकरण समाज की प्रगति का आधार, इस पे एक लेख लिखना है। तो सबसे पहले हमेशा आपको बताइए, लेख हो चाहे फीचर, उसमें सबसे पहले क्या लिखोगे? भूमिका। भूमिका में क्या है? इसका थोड़ा सा परिचय। फिर क्या है? मुख्य भाग या विषय वस्तु, इसमें क्या है? इसको थोड़ा सा विस्तार से लिखना होता है। फिर उपसार, इसमें निष्कर्ष आता है। क्या आता है? निष्कर्ष के भी, इसका निष्कर्ष क्या निकला है, ठीक है। तो आप देखो भूमिका। भूमिका में क्या है? नारी सशक्तिकरण, एक मिनट, भूमिका में क्या है? नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शिक्षा, अधिकार और आत्मनिर्भरता प्रदान करना। किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब वहां नारी को समान अवसर प्राप्त हो। ये होगी भूमिका। फिर मुख्य भाग। मुख्य भाग में देखो क्या है, एक मिनट है ना, प्राचीन काल से ही नारी को, एक मिनट, ये पेन अटक जाता है ना। प्राचीन काल से ही नारी को समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान रहा है, किंतु समय के साथ सामाजिक कुरीतियों ने उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। आज शिक्षा के प्रसार और सरकारी योजनाओं के कारण महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। राजनीति हो, प्रशासन हो, शिक्षा हो, विज्ञान हो, खेल हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी योग्यताएं सिद्ध कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फिर भी आज भी दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं मौजूद है, जिनका समाधान सामाजिक जागरूकता से ही संभव है। ये हो गया मुख्य भाग। फिर उपसार में क्या लिखना है इसके बारे में देखो, निष्कर्ष। निष्कर्ष थे नारी सशक्तिकरण केवल महिलाओं का विषय नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। नारी सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं का विषय नहीं बल्कि किसकी है? पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब नारी सशक्त होगी तभी परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्त बन सकेगा। अगर नारी सशक्त नहीं है तो राष्ट्र कभी भी सशक्त नहीं बन सकता। लेख हो चाहे पिक्चर हो चाहे निबंध हो, इनको टुकड़ों में लिखना, हमेशा ध्यान में रखना है। देखो पहला तो क्या आएगा इनके हिस्सा, उपसार। क्या आएगा? उपसार, सॉरी, पहला आएगा भूमिका। पहला कौन सा आएगा? भूमिका। पहला हिस्सा इनका है भूमिका। फिर है मुख्य भाग या विषय वस्तु। क्या है? मुख्य भाग या विषय वस्तु। तीसरा है उपसार। क्या है? उपसार। इन 3 टुकड़ों में अगर आप लिखोगे, अंदर आपने कुछ भी लिखा हो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आपको कम से कम आधे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने ये 3 हेडिंग नहीं डाली, भूमिका, मुख्य भाग, उपसार, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। अब अगला टॉपिक है आपके पारिभाषिक शब्दावली। कौन सा है? पारिभाषिक शब्दावली। इसका भी एक क्वेश्चन। शब्दावली में क्या है, आपको इंग्लिश का वर्ड दे देंगे, इसका हिंदी में लिखना है। क्या है? इंग्लिश का वर्ड को दे देंगे, इसको हिंदी में लिखना है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द है, तो ये खाली जगह आ जाएगी, फिर आपको खाली जगह में लिखना है प्रशासन। या गवर्नेंस शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो आपको लिखना है शासन या शासन व्यवस्था। ऑथोरिटी को हिंदी में कहते हैं प्राधिकरण। तो ये कुल मिला के मीनिंग वाली बात हो गई। ये आपको कुल मिला के बहुत ज़्यादा देखने पड़ेंगे, इनसे इतने से काम होगा नहीं। फिर भी मैंने आपको खाली कवर करवाया है कि रेगुलेशन का विनिमय, नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना, सर्कुलर यानी परिपत्र, ऑर्डर यानी आदेश, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, कॉन्स्टिट्यूशन इसका है संविधान, ठीक है। और अमेंडमेंट इनका है संशोधन। ये खूब सारे वर्ड हैं, तो आपको आराम से लिखना है, ठीक। लॉ यानी कानून होता है, बिल यानी विधेयक होता है, तो खूब सारे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना। सेक्शन यानी धारा, शेड्यूल यानी अनुसूची, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, अप्रूवल यानी स्वीकृति, सैंक्शन यानी अनुमोदन, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण, पोस्टिंग यानी पदस्थापन, सस्पेंशन यानी निलंबन। ये आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति। मतलब खूब सारे वर्ड हैं, कम से कम जो एग्जाम में आ रखे हैं वो आप गूगल करना, कहीं भी करना, ये आपको देखना है। तो पारिभाषिक शब्दावली का 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है साथियों। ये हो गया। अब हम देखते हैं और नेक्स्ट चीज आपके सिलेबस में क्या है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आप 12वीं में पढ़ रहे हो, कोई दूसरे स्कूल में आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी आप बताना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आप एक आपके सिलेबस में अपठित गद्यांश आता है। तो अपठित गद्यांश में क्या होता है, हम कई बार पहले गद्यांश पढ़ते हैं, फिर उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन गद्यांश और पद्यांश में सबसे पहले उसके क्वेश्चन देखने हैं, फिर उस गद्यांश या पद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन देखना है। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले क्या करोगे आप, क्वेश्चन देखो। क्या देखोगे? क्वेश्चन देखोगे, फिर गद्यांश पद्यांश को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का पता है तो गद्यांश पढ़ोगे तो आपको नजर जाएगी, आप वही अंडरलाइन कर लोगे, फिर क्वेश्चन देख के सीधा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और एक शीर्षक वाला क्वेश्चन आता है कि सर शीर्षक कैसे निकालें। तो शीर्षक का क्या होता है, जो संज्ञा होती है ना, एक संज्ञा होती है, और इस संज्ञा के लिए बार बार क्या आता है, बार बार सर्वनाम आता है। क्या आता है? बार बार सर्वनाम आता है, उसे ही शीर्षक कहते हैं। जैसे कैसे, जैसे मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान में सुनना। राम जोधपुर का रहने वाला है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह ईमानदार लड़का है, वह सबका कहना मानता है, वह सभी भाइयों में बड़ा है। अब पूछे इस गद्यांश में शीर्षक क्या है, तो इस गद्यांश में शीर्षक क्या है, राम। राम एक संज्ञा है, और राम के लिए बार बार वह आ रहा है। मतलब जिस संज्ञा के लिए बार बार सर्वनामों का
प्रयोग हो वही अधिकतर क्या होता है, शीर्षक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी निबंध पढ़ो, नहीं कोई भी गद्यांश पढ़ो या कोई पद्यांश पढ़ो, तो उससे आपको शीर्षक का पता चल जाएगा किसकी बात बार बार हो रही है, वही क्या होगा, शीर्षक होगा। हम एक बार ये अपठित गद्यांश पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं तो मैं आपको अच्छे से बता देता। ठीक है साथियों, वैसे क्लास में मैंने बता रखा है। आगे देखो बाप, अपठित गद्यांश, इसमें क्या है, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यंत सरल सुविधाजनक बना दिया है। पहले जिन कार्यों को करने में घंटों या दिनों का समय लगता था, वे कुछ क्षणों में ही पूरे हो जाते हैं। यातायात के साधनों ने दूरियों को कम कर दिया, और क्या है, और संचार के आधुनिक माध्यमों ने विश्व को एक गांव के समान बना दिया। किंतु विज्ञान के इन वरदानों के साथ कुछ अभिशाप भी जुड़े हुए हैं। मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण मनुष्य का शारीरिक श्रम कम होता जा रहा है, जिससे अनेक रोग जन्म ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग मानवता के लिए गंभीर खतरा बन गया है। परमाणु हथियारों का निर्माण इसका ज्वलंत उदाहरण है, जो संपूर्ण मानव सभ्यता को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। आगे देखो, अतः आवश्यक है कि विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए, ना कि विनाश के लिए। जब विज्ञान नैतिक मूल्यों से जुड़कर आगे बढ़ेगा, तभी वे मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करेगा। यह पढ़ लिया हमने गद्यांश। फिर पहला क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो वरदान या अभिशाप। अब देखो, वरदान या अभिशाप की बात बीच में बार बार हुई है, तो इसका आंसर है। फिर विज्ञान ने मानव जीवन को कैसे सरल बनाया। विज्ञान ने मानव जीवन को सरल बनाया क्योंकि कार्य कम समय में पूरे होने लगे। यातायात के साधनों से दूरियां घट गई, और संचार माध्यमों ने पूरा विश्व को एक गांव के समान बना दिया, या समान हो गया। तो ये आप पहले क्वेश्चन देख लोगे ना, आराम से हो जाएगा। विज्ञान के दो नकारात्मक प्रभाव लिखो। मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता से शारीरिक श्रम कम हो गया, जिससे अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग मानव सभ्यता के लिए खतरा बन गया, जैसे परमाणु हथियार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार विज्ञान का सही उपयोग क्या है। उसमें सीधा आंसर है, लेखक के अनुसार विज्ञान का सही उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। फिर ज्वलंत का अर्थ लिखिए, यानी ज्वलंत का मतलब क्या है। ज्वलंत का अर्थ स्पष्ट या प्रत्यक्ष उदाहरण। ये चीजें आप पहले क्वेश्चन देख लेते, फिर गद्यांश पढ़ते, फिर क्वेश्चन देखते, तो आराम से इनका आंसर निकल जाता। ठीक है साथियों, फिर आपके एक आता है अपठित पद्यांश। इसमें क्या है, जीवन पथ पर चलते चलते मानव थक जाता है, संघर्ष की धूप छाया में सांस खो जाता है, पर जो गिरकर फिर उठता है वही आगे बढ़ता है। हार नहीं जो मानता वही इतिहास गढ़ता है। आंधियां आती है जाती है दीप बुझाने को, पर जो लो जलाए रखता है अंधियारे हरने को। मेहनत जिसकी संग हो आशा, सपने साकार हो, कठिन समय की पीड़ा से व्यक्तित्व महान। पहला क्वेश्चन, पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, संघर्ष और सफलता या हार न मानने की प्रेरणा। दूसरा, जीवन पथ पर मानव क्यों थक जाता है। जीवन पथ पर मानव संघर्ष की धूप छांव के कारण थक जाता है, उसका साहस कमजोर पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो, कवि के अनुसार आगे वही क्यों बढ़ता है जो गिरकर उठता है। क्योंकि जो व्यक्ति गिरकर फिर से उठता है वह हार नहीं मानता, वो निरंतर प्रयास करता है, वही सफलता प्राप्त करता है और इतिहास रचता है। अगला क्वेश्चन, आंधिया और दीप शब्द का प्रतिकारक लिखिए। आंधिया यानी कठिनाइयां या विपरीत परिस्थितियां, दीप यानी आशा, साहस या आत्मविश्वास। फिर है अगला, देखो, पद्यांश में क्या प्रेरणा मिलती है। तो पद्यांश में क्या प्रेरणा मिलती है, हमें संघर्ष में धैर्य रखने, मेहनत करने और कभी हार ना मानने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है साथियों, ये हो गया अपठित गद्यांश और पद्यांश। इनमें आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखना, फिर गद्यांश या पद्यांश पढ़ना, फिर क्वेश्चन करना, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। फिर आपके आता है 6 नंबर का, क्या आता है, निबंध आता है। क्या आता है, निबंध, यानी किसी विषय के बारे में लिखना, वही क्या होता है, निबंध। तो निबंध हमेशा 3 भागों में बांट के लिखना है। जैसे हमने फीचर और लेख देखा, फीचर और लेख में क्या था, भूमिका, मुख्य विषय वस्तु और क्या था, उपसार। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले प्रस्तावना। क्या है, प्रस्तावना या भूमिका एक ही बात है, ठीक है ना। प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना, अगर आपको निबंध के बारे में कुछ भी अनुमान ना होना, फिर भी आप प्रस्तावना हेडिंग जरूर डालना, और उसमें कुछ भी लिख देना। अगर आपको आए तो आपको अच्छे से लिखना है, अगर नहीं आए तो कुछ भी लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपको लिखना है मुख्य भाग। क्या लिखना है, मुख्य भाग। वैसे आएगा क्यों नहीं, हमने पढ़ रखा है तो आएगा ना। फिर मुख्य भाग, इसमें भी आपको आराम से निबंध के बारे में विस्तार से लिखना है, मतलब 2 पेज कम से कम निबंध होना चाहिए। फिर लास्ट में आएगा आपके उपसंहार। क्या आएगा, उपसंहार। इसमें निष्कर्ष लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, निष्कर्ष। निबंध को हमेशा 3 टुकड़ों में बांट के लिखना है, प्रस्तावना, मुख्य भाग और उपसंहार। प्रस्तावना, मुख्य भाग और उपसंहार 3 टुकड़ों में अगर बांट के लिखोगे तो आपको पूरे में मतलब 6 में से 6 नंबर पूरे आ जाएंगे, अगर आपने ढंग से लिखा। अगर अंदर की चीज पता नहीं है तो भी अगर आपने ये 3 बिंदु लिख दिए अच्छे से, इसमें थोड़ा बहुत भी लिखा, तो 4 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। ठीक है, अब देखो प्रस्तावना में क्या है, परिचय है। ठीक है ना, जैसे निबंध क्या है, डिजिटल इंडिया पर हमें निबंध लिखना है। एक बात और बता रहा हूँ, अगर निबंध आपके आता है कई बार उसमें पॉइंट दे देते हैं, डिजिटल इंडिया निबंध है, ठीक है, इस पे निबंध लिखना है। डिजिटल इंडिया आ गया,
फिर इसमें आता है डिजिटल इंडिया की शुरुआत डिजिटल इंडिया की शुरुआत, इसकी विशेषताएं, फिर आ गया प्रभाव। मान लो ये 4 पॉइंट पेपर में दे रखे हैं, तो आपको ये हेडिंग डालनी है, हेडिंग डाल के इसका आगे लिखना है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया में इसमें तो आपको प्रस्तावना में लिख देना, ये विषय वस्तु में लिख देना, प्रभाव लास्ट में इसमें उपसार में लिख देना। मतलब जो पॉइंट अगर पेपर में आए वो पॉइंट डाल के लिखना है। कई बार आप लोग क्या पॉइंट नहीं लिखते हो, सीधा ही एक पेज भर देते हो, तो उससे आपको नंबर कम मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है साथियों। अब देखते हैं प्रस्तावना में क्या है। डिजिटल इंडिया निबंध है, इसके बारे में एक निबंध मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आज का युग सूचना संचार तकनीक का युग है। आधुनिक समय में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल तकनीक ने मानव जीवन को अत्यंत सरल, तेज बना दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आम नागरिक तक पहुंचाना है, ताकि भारत एक आधुनिक और विकसित राष्ट्र बन सके। ये होगी प्रस्तावना। फिर है मुख्य विषय वस्तु, ठीक है, मुख्य भाग। इसमें क्या, इसमें लिखना आपको, देखो एक मिनट है, पेन चाह रहा है बार बार, क्या है पेन के। मुख्य विषय वस्तु में डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी तथा प्रभावी बनाना है। इस योजना के अंतर्गत ई गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग आधारित सेवाएं, ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया। इससे नागरिकों को घर बैठे सेवाएं प्राप्त हो रही, घर बैठे, एक मिनट है ना, घर बैठे सेवाएं प्राप्त हो रही है और समय व धन की बचत हो रही है। डिजिटल इंडिया ने शिक्षा, व्यापार, कृषि जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। ऑनलाइन शिक्षा से विद्यार्थियों को ज्ञान के नए अवसर मिले, जबकि डिजिटल इंडिया भुगतान और ई कॉमर्स ने व्यापार को गति दी। किसान इंटरनेट के माध्यम से मौसम, फसल और बाजार संबंधी जानकारी प्राप्त करें, जिससे उनकी आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आगे देखो, इसके साथ ही डिजिटल इंडिया ने, एक मिनट है ना, इसके साथ ही डिजिटल इंडिया ने प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाई और भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता की। हालांकि डिजिटल इंडिया साक्षरता की कमी, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट की पहुंच जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद है, लेकिन निरंतर प्रयासों से इनका समाधान संभव है। तो ये विषय वस्तु में आपको थोड़ा सा पढ़ा के लिखना है। उपसार में क्या लिखना है आपको, देखो इसका निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। अंततः कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया भारत को आधुनिक, पारदर्शी, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान ने आम नागरिक के जीवन को सरल बनाया और विकास की नई संभावनाएं खोली। यदि डिजिटल इंडिया तकनीक का सुरक्षित, सही और समावेशी रूप से उपयोग किया जाए तो डिजिटल इंडिया भारत को, एक मिनट, भारत को विश्व के अग्रणी देश की पंक्ति में खड़ा कर सकता है, ठीक है। अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि डिजिटल इंडिया को सफल बनाने में सक्रिय योगदान दे। ये हो गया आपके निबंध। तो कुल मिला के आपको निबंध हो चाहे लेख हो चाहे फीचर हो, उनको 3 भागों में बांट के लिखना है। प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना, फिर क्या मुख्य भाग, क्या लिखना मुख्य भाग या विषय वस्तु, फिर उपसार, क्या उपसार। इन 3 विषयों में अगर आप बांट के लिखोगे, अगर आपको निबंध के बारे में ज्यादा पता नहीं भी होगा तो भी आपको आधे नंबर मिलने की पूरी संभावना रहती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला एक आपके टॉपिक है कहानी का नाट्य रूपांतरण, यानी कोई कहानी आएगी आपके पेपर में, क्या आएगी, कोई कहानी आएगी, उसको नाटक के रूप में आपको सजाना है, नाटक के रूप में परिवर्तित करना, कैसे करना है वो हम देखेंगे। देखो ये कहानी है, ये गांव में एक ईमानदार किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, परंतु सत्य और परिश्रम में विश्वास रखता था। एक दिन उसे खेत में सोने की थैली मिली, लेकिन वे उसे राजा को लौटा देता है। राजा उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे सम्मानित करता है। मान लो ये कहानी है। अब इस कहानी को मतलब नाटक जैसे अलग अलग पात्र दे देंगे और उसके हिसाब से सजाना। जैसे देखो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, देखना आपको। ये तो मूल कहानी, पहले मूल कहानी पढ़नी है, फिर इसमें कुछ पात्र बना देने। जैसे किसान है, किसान की पत्नी होगी, राजा हो गया, मंत्री हो गया, दरबारी हो गया। इस कहानी के हिसाब से सेट किया, ठीक है। फिर पहला दृश्य, जैसे रजनी पाठ पढ़ा ना आपने, तो पहले दृश्य में उसका अमित और लीला का घर होता है, ठीक है, वो आती है अचानक से। तो वैसे ही हमने यहाँ सेट किया पहला दृश्य में, किसान का घर है, किसान चिंता में है, चिंतित स्वर में सोच रहा मन ही मन। ये लिखना नहीं है, ये तो मतलब ऐसे भाव है, ठीक है ना, कि हमारे पास अनाज भी कम बचा है, अपनी बीवी को कह रहा है, पत्नी कह रही है, ईश्वर पर भरोसा रखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। फिर दृश्य टू में क्या होता है, मतलब दूसरा दृश्य इसमें क्या होता है, किसान खेत में जाता है। किसान आश्चर्य से, अरे ये थैली किसकी है, मतलब उसे कोई थैली दिखती है, क्या दिखती है, थैली दिखती है। बोलता है अरे ये थैली किसकी है। 1 मिनट साथियों ना, थोड़ा ये गड़बड़ हो जाता है कई बार। 1 मिनट 1 मिनट है ना, अब हो गया से। अरे ये थैली किसकी, इसमें तो सोना है, मतलब इसको खेत में सोना मिल गया। हमने देखो पढ़ी कहानी के हिसाब से हमने सेट किया।
ये मेरा नहीं। सोचता क्या था, ये तो मेरा नहीं, मुझे इसे राजा को दे देना चाहिए। तीसरा दृश्य, ये राजा के दरबार में जाता है किसान। किसान कहता महाराज मुझे खेत में सोने की थैली मिली। राजा प्रसन्न होता है कि आज के समय में इसलिए ईमानदारी दुर्लभ है। मंत्री, महाराज इस किसान को सम्मान मिलना चाहिए। मंत्री क्या कह रहा है, महाराज इस किसान ने ईमानदारी का काम किया, इसलिए इसे क्या मिलना चाहिए, इसे सम्मान मिलना चाहिए। राजा सिंहासन से उठता है। कहाँ से उठता है, सिंहासन से उठता है और कहता है किसान तुम्हारी ईमानदारी हमें गर्व देती है। दरबारी सारे तालियां बजाते हैं। तालियां बजाते मतलब वहां का दृश्य सेट हो रहा है। कुल मिला के किसी कहानी को दृश्य वीडियो के हिसाब से सेट, उसका नाटक में बदलना है। कहानी को किसमें, नाटक में बदलना है। ठीक है, राजा मैं तुम्हें इनाम देता हूँ, तुम्हारे गांव के लिए सहायता की घोषणा करता हूँ। तो कुल मिला के आपके पेपर में ये कहानी आएगी। ठीक है, और कहानी को आपको नाटक के रूप में सजाना है। कैसे, कोई कहानी आ जाएगी, उसको नाटक बनाना है। कुल मिला के दो चार पात्रों का नाम दे देना, दो चार दृश्य दे देना, दृश्य के हिसाब से आप एक पेज में लिख देना। आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे, मैं इतना दवा के साथ आपको कह सकता। ठीक है साथियों। फिर है रेडियो नाटक। रेडियो नाटक क्या होता है, जैसे टीवी पे आप कोई नाटक देखते हो, सीरियल देखते हो, टीवी पे तो क्या हमें चित्र दिखते हैं, क्या दिखते हैं, चित्र अपने सामने दिखते हैं। तो रेडियो नाटक में क्या आवाज आती है, सिर्फ आवाज के माध्यम से वो नाटक बनाना होता है। कैसे हम देख रहे हैं, तो रेडियो सबसे पहले एक श्रव्य माध्यम पर आधारित नाट्य रूप है। रेडियो नाटक कैसा है, सिर्फ इसे सुन सकते हैं। ठीक है, श्रव्य माध्यम पर आधारित नाट्य रूप है, जिसमें दृश्य के स्थान पर क्या होते हैं, संवाद होते हैं। इसमें चित्र नहीं होते, संवाद होते हैं, ध्वनि का प्रभाव होता है, संगीत के माध्यम से कथा को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसमें श्रोता की कल्पना प्रमुख भूमिका निभाती है। सुनने वाला कल्पना करता है, सुनता कल्पना करता है, उसके दिमाग में चित्र बन जाता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है रेडियो नाटक की, ये केवल श्रव्य माध्यम है, दृश्य नहीं। रेडियो नाटक में सिर्फ श्रव्य यानी इसे सिर्फ सुन सकते हैं, चित्र नहीं होता। इसमें संवाद यानी डायलॉगों की प्रधानता होती है। इसमें ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जैसे हवा चलती है, कभी बारिश, कभी कदमों की आहट, कोई दिख तो नहीं सकता, वो आवाजें दिखानी पड़ती है बार बार। ठीक है, और ये नाटक कैसा छोटा होता है। ठीक है, और इसका कथानक यानी इसकी स्टोरी कैसी होती है, छोटी होती है और प्रभावी होती है। ठीक है, इसमें पात्र कम होते हैं, आवाज एकदम स्पष्ट होती है। अब देखो एक नमूना है कैसा होता है रेडियो नाटक से। देखो कोई रेडियो नाटक है, उसका शीर्षक क्या है, नई सुबह। क्या है शीर्षक, नई सुबह इसका शीर्षक है। अब देखो पात्र इसमें बना दिए, सूत्रधार है गए, एक तो एक राम हो गए, एक सीता हो गए, एक डॉक्टर हो गए, ये चार पात्र हैं। अब रेडियो नाटक रेडियो पे चल रहा है। देखो सूत्रधार कह रहा है ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां बदलाव की नई सुबह आने वाली है। अचानक से दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलने की आवाज आती है रेडियो पे। ठीक है, राम, सीता आज डॉक्टर गांव आने वाला। अब राम कह रहे हैं सीता को, सीता आज डॉक्टर गांव आने वाला। सीता कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छी खबर है, अब इलाज पास में हो सकेगा। अचानक पैरों की आहट होती है, पैरों की आवाज आती है रेडियो पे। ठीक है, डॉक्टर नमस्कार, मैं आज से यही सेवा दूंगा, मतलब डॉक्टर आ गया। राम कह रहा धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने गांव का भविष्य बदल दिया। फिर उत्साहपूर्ण संगीत, मतलब सभी को खुशी होती है। और सूत्रधार वो क्या कहता है, सच है, सही सोच सेवा भाव से समाज बदल सकता है। सच है, सही सोच और सेवा भाव से समाज बदल सकता है। ठीक है, फिर रेडियो नाटक का महत्व क्या है, ये मैसेज क्या देता है रेडियो नाटक। देखो रेडियो नाटक मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश देने का सशक्त माध्यम है। ये भाषा, उच्चारण, अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करता है। ये हो गया रेडियो नाटक। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने रेडियो नाटक भी पढ़ लिया। अब आपके कोई सिलेबस टॉपिक में है तो एक बार मैं देख लेता हूँ। मेरे हिसाब से अब आपका करीब करीब मैंने सारा सिलेबस कवर करवा दिया है, और अब आपको अच्छे से इनको बार बार 3-4 बार सुनना है इस वीडियो को, और चिंतन करना है, सोचना है मन ही मन, और अच्छे से एग्जाम देना है। और आपको बोर्ड के एग्जाम में 100% नंबर लेके आना है। कितने परसेंटेज, 100% नंबर लेके आने हैं। और जो मैंने यहाँ पढ़ाया और जो मैंने क्लास में पढ़ाया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं तो आपको कोई पासबुक देखनी है, नहीं कुछ और देखना है। आपको जो मैंने अंडरलाइन करवाई वो देखना है, और ये वीडियो और जो ये मैंने पीडीएफ ग्रुपों में आपको भेज रखी है, ये पीडीएफ आपको देखनी है। ठीक है, इनसे अगर आप इन्हें आप कवर कर लोगे तो आपका चलेगा, मतलब 100 में से 100 नंबर आराम से आपके आ सकते हैं। और पिछला बैच इसका गवाह है, लोगों के 100 में से 100 नंबर आए थे, जो अपने स्टूडेंट थे हिंदी में, और आप जानते भी होंगे उन्हें। ठीक है, उनका नाम तो मैं क्या लूँ आपको पता ही है। तो कुल मिला के आपको भरोसा बनाए रखना है और इसको 3-4 बार देखना है। मैंने स्पीड में इसे इसलिए करवाया क्योंकि देखो धीरे धीरे करवाता तो यही क्लासें कम से कम 6-7 घंटे की हो जाती है आराम से। तो मैंने कोशिश करी है शॉर्ट में करवाने की और अच्छा करवाने की। तो आप कम से कम इन्हें जरूर देखें। किताबें तो आपने पढ़ रखी है, उनमें अंडरलाइन देख लेना। इससे क्या आपकी पूरी पृष्ठभूमि बन जाएगी और आपका हिंदी सब्जेक्ट पूरा नए रूप में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से करोगे, अच्छा पेपर करोगे, और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। वापस सुन लेना, आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। भले ही कुछ भी आपको आए नहीं आए, जैसा आपको आए वैसा लिख देना, लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है।
मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन छोड़ दिए तो फिर मामला टेढ़ा है। कुछ ना कुछ लिखोगे तो नंबर आपको जरूर मिलेंगे। और आपको और कह रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है। और आपको प्रश्न क्रम से करना है। जैसे पहला क्वेश्चन कर लिया, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके मान लो 20 क्वेश्चन आए, 25 आए, तो आपको क्रम से क्वेश्चन करना है। कोशिश यही करनी है, क्रम से करना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना। मान लो पहले आपको नहीं आ रहा तो पहले की जगह छोड़ दो। आप पता है उसकी समय सीमा है, 20 शब्दों का है, 5 शब्दों का है, 10 शब्दों का है, तो जगह छोड़ दो। क्रम से करोगे तो कॉपी चेक करने वालों को क्या रहती है, आसानी रहती है, और वो नंबर भी अच्छे दे देता है। क्रम से करना है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैंने अर्धवार्षिक में देखा है, जैसे पहला क्वेश्चन आता है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका उत्तर, तो पहले क्वेश्चन में मान लो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 1 2, तो इसका आंसर यहाँ लिखना, इसका यहाँ लिखना। कई जने क्या करते हैं, 3 तो यहाँ कर दिए और 3 दूसरे पन्ने में और कर दिए, ऐसा नहीं करना। एक क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन है तो आपको एक ही जगह करना है। 5 6 ये हो गए, इसका आंसर लिख दिए यहाँ। ये पहला क्वेश्चन मान लो इसमें 6 क्वेश्चन है, पूरे हो गए, ऐसा करना है, ठीक है। यूं नहीं कि आधा यहाँ कर दिया, आधा यहाँ कर दिया, ऐसे करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में जो अंदर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 18 क्वेश्चन आते हैं पहले क्वेश्चन में, तो उसको उसके अंदर ही करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा, दूसरा क्वेश्चन, उसमें खाली जगह वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी आपको उत्तर लगाना है। फिर आपको नंबर लगाना है एक। पहले में खाली जगह है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि, ये क्वेश्चन है ना आपके, हिंदी भाषा की लिपि है। मान लो खाली जगह क्वेश्चन आ गया, और खाली जगह क्या है, तो यहाँ देवनागरी भरनी है। क्या भरनी है, देवनागरी। इसके नीचे आपको 2 अंडरलाइन करनी है, कि एग्जामिनर को पता चले कि हमने देवनागरी लिखा है, ये अंडरलाइन की है, तो इससे भी आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। फिर दूसरा हो गया, सेम ही है, खाली जगह के नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। यानी क्वेश्चन एक है तो आपको एक नंबर यही लगाना है, इसके आगे बार बार एक नहीं लगाना है। बार बार एक लगाओगे तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कॉपी चेक करने वाला, कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। तो कुल मिला के एक बार आपको नंबर लगाना, एक नंबर क्वेश्चन है, उसका बड़ा सा लिख दो उत्तर, फिर 1 2 3 ऐसे है ना, कॉलम बना के अंदर लिख दो। जैसे मैं आपको बता दूं एक बार वापस, ये है कॉपी, ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है ना कॉपी, ये कॉपी है, ठीक है। अब मान लो पहला क्वेश्चन करना है, तो एक नंबर आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, हो गया। फिर आपको यहाँ उत्तर लिख देना, क्या लिखना, उत्तर। अब आपको जो क्वेश्चन है ना, उसके नंबर यहाँ अंदर लगाने हैं, यहाँ बाहर लगाओ तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसका उत्तर है ये। दूसरे का यहाँ लगाना, फिर उत्तर लिखना है। तीसरे का यहाँ लगाना, फिर उत्तर। चौथे का यहाँ लगाना, फिर उत्तर लिखना है। ऐसे 5वां हो गया तो यहाँ उत्तर लिखना है। 6ठा हो गया तो यहाँ उत्तर लिखना है। ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चन करने, ऐसे करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये पहला हो गया। फिर दूसरा शुरू हो रहा है, दूसरा नंबर यहाँ लगो अंदर, वो मतलब क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना, उसके नंबर अंदर लगाने हैं आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा, और आप अच्छे से करोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे में मतलब 100 में से 100 नंबर लेके आओगे। और एक चीज और बता दूं, गद्यांश और पद्यांश, अगर मान लो आपके आ जाए कि गद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या करनी, जैसे कोई गद्यांश आ गया, कोई भी गद्यांश आ जाए, जैसे शीर्ष के फूल से आ गया, भक्तिन से आ गया, तो गद्यांश और पद्यांश अगर सब प्रसंग व्याख्या वाला है, कौन सा, सप्रसंग, क्वेश्चन लिखा आएगा, प्रस्तुत गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। क्या करें, सप्रसंग व्याख्या। तो उसमें आपको प्रसंग लिख के करना है। मान लो भक्तिन से कोई आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रसंग। क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग के नीचे 2 लाइनें खींचनी है, नोट करने हैं, अच्छे से लिखना। क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत ये गद्यांश है या पद्यांश कुछ भी है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ, आरोह 2 आरोह 2 भाग, आरोह 2 भाग के पाठ, एक मिनट ना, पाठ भक्तिन से लिया गया है, भक्तिन से लिया गया है, लिया गया है। इसकी लेखिका, इसकी, तो स्पीड में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, राइटिंग में जाना आप। इसकी लेखिका आपको राइटिंग से लिखना है, यूं नहीं क्या आपने बताया, हमने भी जल्दी में लिख दिया। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। कौन है, महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा है। तो ये लिख दिया। फिर उस गद्यांश या पद्यांश में क्या लिखा, तो उसका थोड़ा सा लिख देना कि इस गद्यांश में, इस गद्यांश में स्वामी, इस गद्यांश में स्वामी सेवक, इस गद्यांश में स्वामी सेवक के मध्य, स्वामी सेवक के मध्य संबंधों को बताया गया है। जो लाइन है उनके हिसाब से लिखना है, ठीक है ना, संबंधों को बताया गया है।
बताया गया है। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है। तो कुल मिला के कोई भी गद्यांश आ जाए या पद्यांश आ जाए, सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है? प्रसंग। प्रसंग में उसका परिचय लिखना है ना, ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है, इनके लेखक कौन है और इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि। ठीक है, प्रसंग हो गया। फिर क्या लिखनी है आपको? व्याख्या। क्या करनी है? व्याख्या। ये व्याख्या ऐसे सेम दो लाइनें। मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर लगाना, फिर उत्तर करके ये चीजें करनी है। ठीक है, प्रसंग हो गई। व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखोगे? इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा ये कहना चाह रही है कि मतलब जो भी पंक्ति उसमें आई, तो उनके माध्यम से बार बार कवि या कवियत्री जो भी उनका बार बार जिक्र करना है कि लेखिका ये कहना चाह रही है, लेखक ये कहना चाह रहा है। ये कर लिया पूरा, मान पूरा हो गया। लास्ट में क्या लिखोगे आप? विशेष। क्या लिखोगे? विशेष। इसमें लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल एवं स्पष्ट है। इस पद्यांश में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ, मतलब उस पद्यांश में जो भी अलंकार, गद्यांश में अलंकार मत लिखना, ठीक है ना। तो पद्यांश में अलंकार का लिख देना, भाषा सरल है, स्पष्ट है, इस गद्यांश में ये मैसेज दिया गया, ये सारी चीजें लिख दी। फिर आपको भले अंदर जो आपको आए नहीं आए, अगर आपने ये 3 चीजें लिख दी ना, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है साथियों, तो मैंने कोशिश करी है आपको शॉर्ट में सब चीजें करवाने की। हमने आरो भाग 2 की बात कर ली, विधान की बात कर ली, अभिव्यक्ति और माध्यम की बात कर ली, गद्यांश, पद्यांश, निबंध सब की हमने बात करी है। उम्मीद है आप अच्छे नंबर लेके आओगे और अच्छे प्रतिशत के साथ आप पास होंगे और अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका आगे एडमिशन हो। इसके लिए मैं मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली साल वापस। जय हिंद, जय भारत।